ऐसा नहीं होगा क्योंकि नहीं साल हमने रेजोल्यूशन लिया कि 30 मिनट एक दिक्कत आपको ना ठीक है चलो कंप्लीट करेंगे सेशन प्रोसेस आज की क्लास में 2 मिनट ठीक है और इसके बाद आपको पता है कि आज की क्लास का जो हमारा पॉइंट है वो कैसे क्षेत्र यूपी शक्ति आज आपका कंप्लीट होगा आज का कंप्लीट होगा ठीक है तो उसके बाद इसमें कंप्लीट एक्सप्रेशन उसके बारे में बात करेंगे इसमें लास्ट पॉइंट जो इसको डिस्कशन कर रहा था वो बात कर रहा था कि इस प्रकार से महसूस साम्राज्य का खबर लगा वो नया डाटा लगा हैदर अली द्वारा फिर हैदर अली जो संघर्ष चले थे वो किसके साथ चले थे स्टार्टिंग में वो चले थे आपके मराठा के साथ लेकिन बाद में उसके साथ ब्रिटिश के साथ चले और ब्रिटिश के साथ इनका संघर्ष है उन्हीं के साथ साथ ये चीजें खत्म हो जाती हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि मैसूर राज्य के अंदर जो दमन मैसूर राज्य का वो ब्रिटिश के साथ होता है तो याद रखते हैं पॉइंट मैसूर राज्य का मैसूर साम्राज्य का मैसूर साम्राज्य का पतन बेसिकली हम देखने वाले हैं ठीक है और मैसूर साम्राज्य के साथ आप सभी को पता है कि ये तो आपको डिक्लाइन ऑफ मैसूर डिक्लाइन ऑफ मैसूर लेकिन डिक्लाइन ऑफ मैसूर के अंदर जैसे मान लो आप लेकिन आप इसी पॉइंट पर बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ मैसूर के अंदर आज हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है वो स्पेसिफिक पॉइंट है वो स्पेसिफिक पॉइंट है आंग्ल मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध इस बारे में आप बात करेंगे तो भाई हेडिंग आप एंग्लो मैसूर वॉर एंग्लो मैसूर वॉर अब आप दिक्कत नहीं है ठीक है अब आप दिक्कत नहीं है चलो अभी जो शो पे चलो आपको बात अपने एडिट साथ जो हमारे बेसिकली इंस्टाग्राम पे बात करते हैं आपके पास आई में आपको आई जाएगी ठीक है चलिए तो राजीव जी कहते हैं हम छात्रों से मिलना चाहेंगे भाई राजीव जी ठीक है तो कैसे कुछ नहीं सर बस ठीक है तो राजीव बेसिकली हम इंस्टाग्राम पे एडिट करते हैं और राजीव जी काफी सारे छात्रों से मिलते हैं बताइए कोई कोई एडिट बता देना ठीक है चलिए कहां से कैसे एडिट करते हैं 5 मिनट में यार क्लास बात करो ठीक है विशाल अमन ठीक है साधना प्रॉब्लम हैप्पी न्यू ईयर ठीक है चलो चलो भाई चार दिया कौन चार लेगा बात करें बताओ ठीक है कोई चार नहीं ठीक है आप बताइए कोई चार नहीं ठीक है चलिए ठीक है ओके सर ठीक है चलिए अच्छा वीडियो अरे ये तो आपके साथ नहीं है भाई चलो स्टार्ट करते हैं अपने आगे से ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को ठीक है चलो आगे मैं सुबह के अंदर स्टार्ट करना चाहिए तो इसके अंदर पहला पॉइंट देखेंगे पहला पॉइंट इसके अंदर देखो पहला पॉइंट इसके अंदर प्रथम अंग मैसूर युद्ध प्रथम अंग मैसूर युद्ध ठीक है फर्स्ट एंगल मैसूर एंगल मैसूर अच्छा जो अंग मैसूर युद्ध हो रहे हैं इनके पीछे कारण है क्या मुझे बताइए अंग मैसूर जो युद्ध है उनके पीछे कारण बेसिकली क्या है ठीक है उसके पीछे कारण बेसिकली क्या है तो उसके पीछे कारण है वो है ब्रिटिशर्स और जो मैसूर किंगडम है वॉरियर्स इसके बीच में संघर्ष के पीछे ठीक है कारण क्या है बैटल्स का ब्रिटिश मैसूर कॉन्फ्लिक्ट्स ये कारण ब्रिटिश मैसूर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ का कारण है और इसी वजह से आपके अंग मैसूर युद्ध है वो आपको देखेंगे अब देखिए अंग मैसूर युद्ध के बारे में बात करूं सबसे पहले युद्ध होगा 1767 से 69 टाइम है पहले का 1767 से 69 67 से 69 बीच में स्पेसिफिक टाइम आपको देखने को मिलता है इसके बीच में हैदर अली और विलास हैदर अली और विलास के बीच में युद्ध हुआ है हैदर अली वर्सेस विलास हैदर अली वर्सेस विलास के बीच में युद्ध हुआ है ठीक है तो हैदर अली वर्सेस विलास के बीच में युद्ध हुआ है हैदर अली इसमें इसी तरह से मैसूर की तरफ से और विलास में वहां पे विलास जो ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसका रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट आता है मद्रास संधि इसका रिजल्ट मद्रास संधि हाँ भाई सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्लास करते हैं कोई चलने वाली क्लास चलिए आपकी सेशन तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली मैसूर के बीच में होता है इसी रिजल्ट निकलता है मद्रास की संधि इसका रिजल्ट निकलता है मेरे को मद्रास की संधि मद्रास की संधि अब मद्रास संधि क्या होता है मेरे भाई तो पहला युद्ध है हैदर अली वैसे करना है ठीक है हैदर अली वैसे करना है तो आप देखेंगे मद्रास की संधि के अंदर हैदर अली इस बैटल को जीत जाता है हैदर अली का इस बैटल को वॉन बैटल ही वॉन बैटल ही वॉन बैटल और ये मद्रास की संधि है मद्रास इससे पहले ब्रिटिशर्स की आती थी अब ये जो मद्रास है मद्रास इस पर इसका वाडिया वंश अधिकार हो जाता है वाडिया वंश अधिकार वाडिया वंश अधिकार हो जाता है और ये जो मद्रास है ये ब्रिटिशर्स के कब्जे से छिन जाता है ये ब्रिटिशर्स के कब्जे से छिन जाता है इस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद को ह्यूमिलेटेड महसूस करते हैं मतलब अपमानजनक महसूस करते हैं कि हैदर अली ने उनके साथ गेम कर दिया ठीक है उनके साथ गेम करके इस वजह से बहुत ज्यादा रिजेक्टेड फील करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि अगला आपका बैटल होगा जिसको बोलते हैं मैसूर अंग मैसूर अंग मैसूर युद्ध तो मैसूर याद रखिए अब जो सेकंड आपका एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो काफी टाइम लगता है तो आपका सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है टाइम आप देख लीजिए इसे ये भी होगा उसी दौरान है मैंने जो याद किया हुआ है उस प्रकार से किया हुआ है 69 84 ठीक है 92 एंड 99 69 84 92 एंड 99 69 में पहला हुआ है 69 के बाद 84 चार साल चला है तो 70 80 से 84 80 से 84 होता है लेकिन ये भी इसके अंदर आप याद रखना तीन कौन कौन है इसके अंदर स्टार्टिंग हैदर अली द्वारा की जाती है हैदर अली स्टार्टिंग करता है और हैदर अली इसमें युद्ध करता है लेकिन 80 तक ना 1780 तक यहाँ पे एक व्यक्ति आता था कौन आता था वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स इस युद्ध को स्टार्ट करता था वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध खत्म होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया एक्ट के कारण यहाँ से चला जाएगा कहाँ वो ब्रिटिश चला जाएगा वापस तो हैदर अली वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स का ये पहला युद्ध था वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है याद रखना तो इसमें जो हैदर अली है इसमें जो हैदर अली है ये इस युद्ध के अंदर मारा जाता है ये बस क्लियर मारा गया इसके मार जाने की वजह से इसके मार जाने की वजह से इस युद्ध में जो 1780 के अंदर आपको एक संधि देखने को मिलेगी संधि याद रखना जब ये मारा गया तो वॉरेन हेस्टिंग्स की संधि मारा मार गया तो इस वजह से इस युद्ध में आपको एक संधि देखने को मिलेगी संधि याद करने की मौलिक है और मौलिक को क्या बोलते हैं मदारी के पास मंगलौर किरण है मदारी के पास मंगलौर किरण है उसका मदारी से मद्रास बन जाएगा मदारी के पास मंगलौर बन जाएगा रंग से श्रीरंगपट्टनम बन जाएगा मदारी के पास मंगलौर किरण है एक संधि होती है मंगलौर संधि बेटा जिसको नहीं पता मंगलौर कर्नाटक के अंदर है मंगलौर कर्नाटक के अंदर है तो मंगलौर है उस पर अधिकार किसका था उस पर सबसे पहले अधिकार था वाडिया वंश का हैदर अली का लेकिन मंगलौर संधि के बाद आप देखेंगे कि मंगलौर संधि होगी किसके बाद होगी मंगलौर संधि ये होगी भाई हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान एंड विलास वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है याद रखिए सीधी बात है ये किसके बाद होगी टीपू सुल्तान एंड वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है याद रखना ये वॉरेन हेस्टिंग्स भाई इसके अंदर मंगलौर है मंगलौर पर किसका अधिकार होता है सब ब्रिटिश अधिकार मंगलौर पर होता है ब्रिटिश अधिकार मंगलौर पर होता है मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होगी आप इसको नोट कीजिए तो मैंने आपको पहला अंग बताया अंग मैसूर बताया दूसरा अंग मैसूर बताया वो बताता हूं आगे बढ़ेंगे तीसरे के बारे में बात करेंगे ठीक है याद रखिए देखो मुझे पता है कि बेसिकली आज न्यू ईयर है तो काफी सारे छात्र हैं आज पढ़ने का इतना ज़्यादा है नहीं तो मैं सीरियसली बताऊं कि मैं आपको आज पढ़ाने के लिए आया हूं इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि न्यू ईयर आपकी तभी बेहतर होगी जब आप उस न्यू ईयर को इस हिसाब से माहौल बनाएं कि सारे लेवल पे लगना चाहिए ठीक है चलो ये शाम का याद देखो कोई दिक्कत है आपको तो मैसेज करो वैसे पर्सनल मैसेज आप लीजिए क्योंकि यहां पे आपकी कमेंट हिस्ट्री के फैक्टर्स का रिप्लाई नहीं दे सकता ठीक है आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं चलिए पहला उसके बाद आप देखेंगे अंग मैसूर उसके बाद आप देखेंगे तृतीय अंग मैसूर तृतीय अंग मैसूर अंग मैसूर अब मेरे जो तृतीय अंग मैसूर है इसकी ड्यूरेशन है इसका जो ड्यूरेशन अवधि है वो देखो जरा सिर्फ 1790 से लेकर 92 के बीच में 1790 से लेकर 92 के बीच में याद रखना और ये किसके बाद टीपू सुल्तान का है टीपू सुल्तान और बाकी मुझे बताइए दूसरा व्यक्ति कौन है दूसरा व्यक्ति कौन है टीपू सुल्तान का बनाएगा टीपू सुल्तान बनाएगा आप सभी को पता है जो भारत के अंदर आया था 86 में आया था 1786 में ठीक है बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसने अपने आने के लिए एक नया संशोधन कराया था जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786 व्यक्ति का नाम क्या है सभी व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है तो ये बैटल होता है टीपू सुल्तान से लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में कॉर्नवालिस इस बैटल को कौन जीता इस बैटल को भी कॉर्नवालिस जीता है कॉर्नवालिस वॉन बैटल कॉर्नवालिस वॉन बैटल और इस बैटल का रिजल्ट क्या आता है तृतीय अंग बैटल का रिजल्ट क्या आता है वो क्या आता है मंगलौर अलग यानी श्रीरंगपट्टनम तो श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको देखने को मिलेगी
ठीक है, आपको देखने को मिलेगी और स्टूडेंट पटना पर अधिकार हो जाता है, वो किसका हो जाता है, जो बैटल लीडर है, ठीक है भाई। अच्छा, लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में स्टेटमेंट, लॉर्ड कार्नवालिस जो था वो कमांडर इन चीफ नहीं था, कमांडर इन चीफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी का था। जबकि अगर बाकियों के बारे में बात करूं, जैसे बोला ऐसे बंगाल था, तो ये स्पेशली से बंगाल रीजन को मतलब शो कर रहा था, सबको सही नहीं कर रहा था, ठीक है। बच्चा गाइस आपको कुर्ता शर्ट जो भी है अच्छा लगा, दिस इज बेसिकली शर्ट और कुर्ता मैं नहीं पहन रहा हूं, कुर्ता मैं पहन रहा हूं, ठीक है, थैंक यू भाई, ठीक है। चलो आगे आपको देखने को मिलेगा आपको लास्ट जो है लास्ट यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको देखने को मिलेगा। इसका ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन का मतलब सीधा आप टेबल लीजिएगा, टाइम लीजिए, टाइम कितना है इसका 1799 1799 में आपको देखने को मिलेगा, 1799 में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो बैटल है किस मध्य होगा सर, टीपू टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश आर्मी की तरफ से यहाँ पे कौन लड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से यहाँ पे कौन लड़ेगा, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसको बंगाल का शेर कहा जाता था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, इसको क्या कहा जाता था, बंगाल का शेर, इसको बोलते थे लायन ऑफ बंगाल का शेर, शेर कहते हैं, शेर, ठीक है, सिर्फ बंगाल का शेर, ठीक है कहते हैं। तो इसके अंदर सीधा भाई लॉर्ड वेलेस्ली कौन ये सीधी जाता है एंड टीपू सुल्तान किल्ड इन द बैटल, टीपू सुल्तान किसी में मार दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीधी बात है, यहाँ पे इसी शब्द को लिया है, हमेशा आपने हर बात को याद किया है, इसी बात पे तो आप दिल लबरेज कर दिया आपने, एक बात करें इसी शब्द को लिया है, कॉन्वर्सेशन पे कॉन्वर्सेशन बात है, इंडिया का कमांडर इन चीफ ना पुलिस में ठीक है, क्लियर है ना। तो वो मारा जाता है बैटल के अंदर और खत्म हो जाता है, और इसी के साथ ठीक है मैं बताता हूं मैसूर किंगडम डिक्लाइन, इसी के बाद इसके बाद मैसूर किंगडम, मैसूर राज्य का पतन हो जाता है, इसी युद्ध के बाद मैसूर राज्य का पतन हो गया तथा पतन मतलब होता है डिक्लाइन, तथा मैसूर में वाडिया वंश जारी रहेगा, वाडिया वंश जारी रहेगा, वाडिया वंश अंग्रेजों के अधीन जारी रहेगा, अंग्रेजों के अधीन जारी रहेगा, अंग्रेजों के अधीन जारी रहेगा, जारी रहेगा। में यही वाडिया वंश इसी में राव नाम का टर्म था, तो बेसिकली बाद में जाके इसी में यूज किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण मतलब अलग व्यक्ति कृष्ण आएगा, ठीक है, राय बहादुर, ठीक है, बाद में वाडिया वंश में एक बात बड़ी फेमस हुई, राय बहादुर की वाडिया वंश में, ठीक है, काफी मॉडर्न एरा में एक बात बड़ी फेमस हुई है, एक बात बड़ी फेमस चाहिए, नहीं बात फेमस हुई, राय बहादुर, ये बात बहुत फेमस हुई, राय बहादुर, ठीक है, देख लेना राय बहादुर। तो बाद में जाके तो काफी ज्यादा चीजें चेंज हो गई थी, तो मैंने लिख लिया ताकि आपको समझे, तो ये प्रकार की चीजें इसी का डिफाइन करेगा। टीपू सुल्तान के बारे में स्टार्ट करता हूं मैं, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी करता हूं। तो सबसे पहले तो टीपू सुल्तान के बारे में जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी, जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद जैकोबियन क्लब की सदस्यता के बाद एक चीज ये भी याद रखना, टीपू सुल्तान ने शेर बंगाल कहा जाता था, इसको बंगाल का टीपू सुल्तान शेर बंगाल, शेर, ठीक है, शेर मैसूर, शेर मैसूर, शेर मैसूर कहा जाता था, ठीक है। चलो एक इसमें ट्री ऑफ पीस लगाया था, एक टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ पीस लगाया था, ट्री ऑफ पीस लगाया था। टीपू सुल्तान के पिताजी हैं, टीपू सुल्तान के पिताजी के बारे में बात करूंगा, प्लस टीपू सुल्तान ने युद्ध के अंदर तोपों का प्रयोग किया था, युद्ध में तोपों का प्रयोग, युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, और बेसिकली तोपों का प्रयोग मैंने फ्रांस लोगों से सीखा था। इससे पहले पिताजी था हैदर अली, इसने भी युद्ध में तोपों किया था, इसने भी युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, इसी वजह से जीत गया था। तोपों यानी कैनन का प्रयोग, तोपों का प्रयोग इसने भी किया था हैदर अली, इसी वजह से वो जीत गया था। बाद में इसके बेटे ने युद्ध में तोपों यानी कैनन का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, नोट लीजिए, चलिए बेटे जो क्या बेटे, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, सब मामला सेट है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, चलिए मामला सेट है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में बाकी चीजों के बारे में बात करता हूं, आप जैसे इसको नोट कर लें, इसको बताइए, फिर आगे, ठीक है, नोट करें। ठीक है, चलो सर इसमें सिर्फ ट्री ऑफ पीस लगाया था या और कोई ट्री, देखो जो टीपू सुल्तान था इसकी बहुत अच्छी खासी जो रुचि थी वो फ्रांसीसी के साथ थी, यानी जो फ्रांसीसी साम्राज्य था उससे इसके काफी अच्छे संबंध थे, और उन संबंधों के चलते इसने ट्री ऑफ पीस, ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी लगाया था, ठीक है, ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, ठीक है, याद रखिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इशू होगा, आप चीजों को क्लियर कर चुके होंगे, हम आगे बढ़ना है, इसके बाद हम अगले किंगडम के बारे में बात करेंगे। चलो यहाँ तक आते आते आप सभी को पता है ऑलमोस्ट किंगडम के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी भी आपका एक किंगडम बचा हुआ है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हैदराबाद जिसको किंगडम बोला जाता है वो बचा हुआ है, और ऑलमोस्ट बाकी जितने भी हैं उन किंगडम से ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो हैदराबाद किंगडम के बारे में बात कर लीजिए, कोई नहीं बैठा होगा। हैदराबाद किंगडम के बारे में आप लिख लीजिए, हैदराबाद किंगडम की स्टार्टिंग में वो किस प्रकार से होती है, हैदराबाद स्वतंत्र होता है 1725 में, हैदराबाद स्वतंत्र होता है, हैदराबाद लिख लीजिए, हैदराबाद से एक पेज इसी पेज पर बहुत बड़ा किंगडम, हैदराबाद दो तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्टार्टिंग होती है हैदराबाद की, स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस को घोषित किया जाता है निजाम मुल्क के द्वारा, इसको स्वतंत्र घोषित किया गया, इसको स्वतंत्र घोषित किया गया, इसको स्वतंत्र घोषित किया गया कब 1725 में, 1725 में बाय निजाम उल मुल्क, बाय निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, बाय निजाम उल मुल्क के द्वारा, ठीक है। निजाम उल मुल्क के द्वारा स्टार्टिंग की जाती है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की, याद रखना, ठीक है। चलिए याद रखना कि भाई इसको चिंपलिज खान भी कहा जाता है, इसका उपनाम चिंपलिज खान भी कहा जाता है, उपनाम चिंपलिज खान, चिंपलिज खान भी कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इसको एक उपनाम और दिया जाता है एंड आसफ खान भी कहा जाता है, एंड आसफ खान, आसफ खान का नाम है, इसके पीछे कहानी बहुत अच्छी है, आसफ खान नाम के पीछे कहानी बहुत अच्छी है। बेसिकली क्या है कि ये निजाम उल मुल्क, ये मुगलों के अधीन, ये मुगलों के अधीन, मुगलों के अधीन काम किया करता था, अधीन दीवान था, दीवान अधीन दीवान था, मुगलों के अधीन क्या था, दीवान था, मुगलों के अधीन दीवान था, दीवान 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 सूबेदार बोल सकते हैं, सूबेदार आप बोल सकते हैं। तो मुगलों के अंदर जो मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था, मोहम्मद शाह रंगीला राजा, ठीक है, जिसको रंगीला राजा बेसिकली कहा जाता है, तो उसने इसको आसफ खान की उपाधि दी, ठीक है। तो मुगलों के अंदर एक किंग था आपका कौन, मुगल राजा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इसने आसफ खान नाम की उपाधि दी थी, इसने आसफ खान नाम की उपाधि है, वो किस तरीके से निजाम उल मुल्क को याद रखना। तो ये स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, स्वतंत्र घोषित करने का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र घोषित करने का मतलब 1725 में निजाम उल मुल्क ने मुगलों को कोई टैक्स नहीं दिया, मुगल्स को टैक्स देना बंद कर दिया, इसका मतलब है टैक्स देना बंद कर दिया, इसका मतलब है स्वतंत्र हो गया। टैक्स देना ही एक तरीके से आप सकते निशानी है, और उस चीज को रोक दिया जाता है इन 1725 बाय निजाम उल मुल्क, बाय निजाम उल मुल्क, ठीक है, याद रखना। 1748 में स्टेट हो जाती है, उसके बाद ये साम्राज्य देखा जाता है, 1748 में स्टेट हो जाती है, इसके बाद ये साम्राज्य देखा जाता है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रिंसली रूल स्टेट बन जाता है, ठीक है। देखिए 1748 में 1748 में डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क, डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनता है नासिर जंग बनता है, नेक्स्ट रूलर बनता है कौन बनता है, नासिर जंग, नासिर जंग, नासिर जंग। अब जैसे नासिर जंग है अगला रूलर है नासिर जंग, नासिर जंग जो है वो अगला रूलर है यहाँ का, लेकिन नासिर जंग जो है किसी प्रकार का कोई प्रबल रूलर नहीं है, ठीक है, प्रबल रूलर नहीं है। और 8वीं शताब्दी आते आते 8वीं शताब्दी आते आते ये अंग्रेजों की संधि जो है आपकी कौन सी वेलेस्ली की सहायक संधि, वेलेस्ली की सहायक संधि करने वाला पहला राज्य बनता है, एंड 18वीं सदी स्टार्टिंग में, एंड 18वीं शताब्दी 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 में 18वीं शताब्दी में वेलेस्ली की सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेता है, वेलेस्ली की सहायक संधि को, सहायक संधि को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस, सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य बनता है, एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य वाला पहला राज्य बनता है, राज्य बनता है। जो राज्य सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो राज्य सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका प्रशासन थाम लिया जाता है, यानी वो किसी भी बाहर के किसी राज्य से कोई अपना संबंध नहीं रख सकते हैं, सिर्फ इंटरनली वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, डोमिनियन स्टेट बना दिया जाता है। तो उसमें
सहायक संधि को एक्सेप्ट करने की वजह से हैदराबाद कभी भी अपने आप को नेशनल लेवल पर प्रेजेंट नहीं कर पाया और इस वजह से मॉडर्न इंडिया में हैदराबाद एक प्रिंसिपल स्टेट बन गया। ठीक है, सहायक संधि को एक्सेप्ट करने की वजह से जो हैदराबाद है वो एक प्रिंसिपल स्टेट बन गया। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट बन गया। नासिर जंग जो था वो अंतिम रूलर था। नासिर जंग जो था वह अंतिम रूलर था, इसलिए इसका जो टाइमलाइन है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं बनेगी। ये अंतिम आया है कुछ समय के लिए। बेटा था हालांकि इसका भाई निजामुद्दीन का बेटा था। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद बता दूं आधुनिक भारत में हैदराबाद, उसके बाद जो आपका आधुनिक एरा है, आधुनिक एरा यानी जो मॉडर्न एरा है उसमें हैदराबाद एक देसी रियासत बनकर उभरा। हैदराबाद देसी रियासत बनकर उभरा, रियासत बनकर उभरा, बनकर उभरा। ठीक है, एंड 1947 में देसी आजादी के बाद 1947 में देसी आजादी के समय, आजादी के समय हैदराबाद में नवाब हुआ करता था। हैदराबाद में एक नवाब हुआ करता था। ठीक है, हैदराबाद में नवाब हुआ करता था। नवाब, उसका नाम था क्या? उस्मान अली। उस्मान अली हैदराबाद में नवाब हुआ करता था। उस्मान अली। इसका प्लान था कि हैदराबाद को पाकिस्तान में लाया जाए रीजन की वजह से, दुनिया मुस्लिम था इसलिए हैदराबाद को पाक नहीं दिया जाए, पाक नहीं मिलाएं या स्वतंत्र रखें। स्वतंत्र रखने का ऑप्शन था वो ज्यादा नहीं बन पा रहा था। इस कारण से उस्मान अली के संघर्ष के चलते 1948 में भारत सरकार के द्वारा 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में शामिल किया। हैदराबाद को भारत में शामिल किया। भारत में शामिल किया। हैदराबाद को भारत में शामिल किया। तो ये आपका हैदराबाद की रियासत का बनकर उभरना और ये सब चीजें चाहता है। अब मेरे भाई ये चीज आपकी कंप्लीट होती है और यहाँ आपका ये यूनिट है मेरे भाई, आज आपका ये वाला यूनिट है, ये भी आपका कंप्लीट है जो यूनिवर्सिटी पर हो चुका है। अब मेरे भाई यहाँ पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट ये वाला पढ़ने वाले हैं। सर ये हैदराबाद पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में हैदराबाद है, लेकिन वो पीछे है। ठीक है, और जो सैन्य कार्यवाही से नाम पूछ रहा था ऑपरेशन पोलो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्रूशियल पॉइंट बताया जा रहा है, बहुत क्रूशियल पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है, ये मान के चलो मैंने इंडिया का जो मैप बनाया, ठीक है, थोड़ी मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत क्रूशियल पॉइंट को समझोगे तो समझोगे, नहीं तो फिर वही बात है कि वो तो वापस मुझे आ पाएंगे। ठीक है, उनको लाने के लिए प्लान लगाएंगे, सिलेक्शन लेके उनको वापस पाऊंगा, भाई सिलेक्शन लेना जरूरी है, उनको पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये वो वाला एरिया है जो आपका भारत है, जो हमारा भारत है, वो आपको यहाँ देखने को मिला था। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से सब कुछ था। ठीक है, ये लो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बांग्लादेश था, यहाँ का म्यांमार था। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ अलग अलग प्रोविंशियल किंगडम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से मराठा एक्सटेंशन था, यहाँ पे मराठा एक्सटेंशन था यहाँ पे इस वाले एरिया में। ठीक है, ठीक है, इससे भी पहले से आप जानते हैं यहाँ पे पंजाब में सिखों का एक्सटेंशन था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे राजपूत से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जाट से, यहाँ पे कौन से यहाँ जाट से थोड़े। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ मुगल से, यहाँ कौन से मुगल से अलग पोर्शन, यहाँ मुगल से आपके। ठीक है, ये वाला पोर्शन से ये बंगाल का था, ये बंगाल का था। ओके, ये वाला जो है ये वाला आपका ये वाला पोर्शन से अवध का था। ओके, ये वाला पोर्शन से सेंट्रल का, यहाँ पे काफी हद तक कुछ प्रोविंशियल अलग किंगडम्स थे। ठीक है, जैसे छोटे-छोटे एरिया हो जाते हैं वो वाले एरिया से अलग कैटेगरी में आ गए, अलग कैटेगरी में कंसीडर करते हैं वाला को। ठीक है, ये वाला किंगडम था, ये वाला हैदराबाद का, ये वाला सरसा ये हैदराबाद का एरिया, ये हैदराबाद का। ठीक है, ये वाला सरसा ये वाला मैसूर का था। ठीक है, ये वाला सरसा ये मैसूर का था। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे किंगडम्स थे जो यहाँ पे विदेशी के द्वारा थे, फ्रांसीसी वगैरह थे, यहाँ की तरफ से पोर्टुगीज थे, थोड़े बहुत फ्रांसीसी पोर्टुगीज विदेशी थे। ठीक है, ये बीच का एरिया आपका बचा हुआ है, यहाँ पे मान लो अलग-अलग कुछ देसी रियासत का जैसे भोपाल का थी, ब्रिटिश का नहीं अलग था। यहाँ पे किसी प्रकार से कुछ देसी रियासत और कुछ ब्रिटिश का था। ठीक है, लेकिन एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर लाहौर के ऊपर यहाँ आपका सिंध के ऊपर भी ब्रिटिश ने अपना कब्जा लिया, यहाँ पे आपके ब्रिटिश ने आगे सर ये तो आपका इधर साइड वाला एरिया जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर ब्रिटिश ने अपना म्यांमार तक फैला दिया, म्यांमार को भी हमने दिया। ठीक है, और तो इस प्रकार से देखते देखते ये पूरा एरिया इवन कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी ये पूरा एरिया इन द एंड इस सभी पर क्या हो गया ब्रिटिश अधिकार। इस पर आप लीजिए 1858 तक ब्रिटिश प्रभाव हो जाता है, ब्रिटिश प्रभाव हो जाता है और 1900 तक। ठीक है, जो अगले बात के अंदर ये 1900 तक ये जो एरिया ये पूरा तरीके से पूरा एरिया ब्रिटिश नहीं था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी। और ब्रिटिश कॉलोनी की कहानी डायरेक्टली शुरू नहीं हुई। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कब्जा किया, वो कैसे किया? सबसे पहले व्यापारी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ व्यापारी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ व्यापारी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार की तरफ इन्होंने प्रशासन किया, प्रशासन। तो यहाँ से यहाँ तक जो है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस एक्सटेंशन को हम कल की क्लास में देखेंगे, रेगुलर क्लास की क्लास होगी और कल की क्लास में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। अब आपको मॉडल हिस्ट्री का बचा हुआ है, 15 लेंगे, उसके बाद मॉडल हिस्ट्री का होगा। इस पूरे एरिया को बताने का रीजन कितना सारे ये सब अलग अलग किंगडम्स धीरे-धीरे सबके बारे में आपको जानकारी आपको बताएगी, इस तरीके से ब्रिटिशर्स उनको बचा सकते हैं। धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूं सिर्फ रीजन आपको बताना पूरा क्या आपको बताया, आपको बताया। ठीक है, अब आपसे मुलाकात करना किसी को डाउट इंस्टाग्राम पे आइए, जीवन डॉट सैमसंग क्लास में आपको पूछना, क्लास में जवाब आपको मिलेगा। मुझे कैसे सवाल लेंगे आप? ठीक है, आप डाउट नहीं पूछ पाए, बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई डाउट नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये हुआ कैसे है वो आपको अगले चैप्टर में कंप्लीट पता चलेगा कि आखिरकार ब्रिटिश ने अपना एक्सपेंशन किया कैसे। हालांकि काफी हद तक आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कल एक अच्छी फिगर क्रिएट करूंगा, आपको मैपिंग बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ था। ठीक है भाई, क्या फिर साइंस नहीं बताना चाहिए, जी बताना ठीक है, जनरल नॉलेज। धन्यवाद आपका। ठीक है, तो इसी का जो विस्तार है उसके बारे में किसी बारे में ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये पूरी क्लास इसके बारे में पहले ही पढ़ जैसे मैंने बताया कि बात करने पहले आपके अलग अलग प्रकार के कुछ क्षेत्र चले थे, प्रशासन क्षेत्र थे जो किसी और का लेकिन एंड ब्रिटिश ने अपना मतलब सब पूरी भारत पर कब्जा किया, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। तो आगे बढ़ो, अब बहुत सीधा एक दो मिनट बताऊंगा, बहुत सीधा ठीक है, सीधा बात करो। ओके, इसमें अपनी बात करके कैसे चाहिए उसका प्रश्न मात्र 5 मिनट का समय दूंगा और आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी क्या हुआ है। धीरे धीरे क्या है 1600 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ये लिखना है भारत में, भारत में। ठीक है, तो जब शुरुआत में आई है तो ये कंपनी बन गई, तो क्या बोलते हैं कंपनी बन रही है, मतलब सीधी बात कंपनी तो व्यापार करेगी। ठीक है, भाई दोनों का फैक्ट्री से। ठीक है, दो बिल्डिंगों के वो बना लिए लोग, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भाई, लेकिन इसमें कंपनी बाद में आई है तो उसका कार्य करता, शुरुआत में उसका कार्य करता, उसका कार्य व्यापार करता, वो व्यापार कर रही थी। ठीक है, लेकिन इसके अधीन थी, इसके ऊपर कब्जा किसका था? सब अधीन थी ब्रिटिश सरकार के, अधीन थी ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, ठीक है, सब मुझे ठीक है। धीरे धीरे 1600 से लेकर 1700 तक, 1600 से लेकर 1757 तक स्पेशली बात करूंगा, 1600 से लेकर और यहीं पे यहाँ पे ब्लॉक बनाऊंगा, बेटा पूरी ड्राइंग दिखाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीन ड्राइंग हो जाती है। ठीक है, ये लो, और इसी के अंदर 1600 से और 1700 तक, 1600 से और 1757 तक इस समय तक वो क्या करती है? सिर्फ व्यापार करती है, क्या करती है? सिर्फ व्यापार, सिर्फ व्यापार करती है, ओनली ट्रेड, ओनली ट्रेड, वो सिर्फ ट्रेड करती है। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, वो सिर्फ ट्रेड करती है। लेकिन आप सभी को पता है 1757 में होता है एक बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में मेरे टाइमलाइन के ऊपर होता है एक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होता है। प्लासी के अंदर दो युद्ध आपको देखने को मिलते हैं, इसमें एक तरफ क्या है बंगाल, बंगाल की तरफ से एक व्यक्ति है। ठीक है, ये तो है ब्रिटिश व्यक्ति, ये ब्रिटिश व्यक्ति है, इसके सिर्फ मैं काउंट कर देता हूं क्योंकि इसको जीत गया, ये ब्रिटिश है और सर एक तरफ है यहाँ से बंगाल का व्यक्ति है। ठीक है, ये मैंने टॉप बना दिया, ये बंगाल का नाम है, बंगाल यहाँ जाता है पूरी कहानी बताइए, आपको एक कहानी है। इसके बाद कहानी यही होती है, बैटल ऑफ प्लासी का 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि ब्रिटिश इसमें जीत जाएंगे, ब्रिटिश यहाँ जीत गए, ब्रिटिश यहाँ जीत गए, दोनों जीतने के बाद यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है भारत में शासन की शुरुआत, ये पॉइंट है 1765, 1765 में ये कंपनी है जो आपने यहाँ देखी, बिल्कुल सेम आगे देना। ठीक है, चलो दो बराबर, ये एक या दो, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी कंपनी है व्यापार तो करती है और व्यापार के साथ यहाँ पे करना शुरू कर दिया प्रशासन, लेकिन यहाँ पे प्रशासन है वो किसी को पता ओनली बंगाल, ओनली बंगाल, वो सिर्फ बंगाल का प्रशासन है और प्रशासन वास्तविकता कंपनी नहीं चल रहा है, प्रशासन किस चल रहा है? ब्रिटिश क्राउन का, ये कौन सी ब्रिटिश क्राउन है? ब्रिटिश क्राउन, शाही ब्रिटिश का राजा, ब्रिटिश राजा क्राउन, ये इनको कर रहा है प्रशासन और ये कर रहा है प्रशासन बंगाल, बंगाल कौन है? भारत। ठीक है, बंगाल धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से इसके बाद कहानी यही होगी, अब ये नहीं और सुनिए। ठीक है, इसके बाद कहानी आगे बढ़ी,
उसके बाद देखते हैं कि धीरे-धीरे कंपनी बहुत ज़्यादा लेती है, इसी वजह से तब जो ब्रिटिश सरकार है उसको इस बारे में सोचना पड़ता है, उसको थोड़ा चेंज करती है, उसको थोड़ा चेंज करती है। और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके बारे में सभी जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और रेगुलेटिंग एक्ट में ये क्लियर किया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट में क्लियर किया जाता है कि व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, कि व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन प्रशासन कर रही है ब्रिटिश सरकार, शासन कर रही है ब्रिटिश सरकार। और उसमें शब्द यूज किया जाता है, स्पेशल यूज किया जाता है कि वी आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कि हम वास्तविकता में आपको प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है, वो सीधे तौर पर लिखते हैं हम वास्तविकता में आपके ऊपर प्रशासन है वो कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा चीजें करती है। भैया अच्छा अच्छा लगा भैया ये लोग तो काफी परेशान बहुत परेशान ठीक है, बात इसके बाद क्या होता है 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1803 तक 1773 से पूरा ऐसा पूरा माहौल ही बदल देता है। यहां से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्र विस्तार किया जाता है। ये जो समय है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्र विस्तार, कंपनी द्वारा किया जाता है, क्षेत्र विस्तार किया जाता है, क्षेत्र विस्तार किया जाता है। और ये जो क्षेत्र विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है यही एक्सपेंशन हमें आज की डेट में पढ़ना है, यही जो एक्सपेंशन है यही हमें आज की डेट में पढ़ना है, यही एक्सपेंशन हमें आज की डेट में पढ़ना है कि हमने एक्सपेंशन कैसे किया। सबसे पहले एक्सपेंशन के दो तीन रीजन है जिसके द्वारा एक्सपेंशन पढ़ सकते हैं, तीन रीजन। पहला रीजन एक्सपेंशन का, पहला रीजन एक्सपेंशन का ये है जो ब्लैक पड़ा हुआ है, अभी मैं इसको बोलूंगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। पहला रीजन, दूसरा रीजन ये है और तीसरा रीजन यहां से आप देखेंगे तीसरा रीजन है। पहला रीजन है क्षेत्रीय राज्यों पर अधिकार करके, क्षेत्रीय राज्यों पर अधिकार, क्षेत्रीय राज्यों पर अधिकार। अब मुझे ये बताइए क्या आपको नहीं पता है कि क्षेत्रीय राज्यों पर अधिकार ब्रिटिश सरकार कर चुकी है? पीछे आने वाले चैप्टर्स में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि क्षेत्रीय राज्यों के ऊपर अधिकार है वो किसके द्वारा, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें कंपनी को दिया गया है बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये आपने पढ़ा नहीं, मतलब सिर्फ बताओ हां ये पढ़ा नहीं। मतलब दूसरा इसमें कंपनी क्षेत्र विस्तार की बहुत सारी चीजें हैं मैं यहां पे लिख सकता हूं, जैसे इसमें बहुत सारे काम किए इसलिए वजह से क्षेत्र विस्तार काफी अधिक हो गया, लेकिन बावजूद उसके क्षेत्र विस्तार के बावजूद मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूं लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक संधि की गई थी जिसकी वजह से एक क्षेत्र में समाप्ति कर दी तो सहायक संधि इसकी वजह से क्षेत्र विस्तार सबसे ज्यादा हुआ सहायक संधि लाइंस ट्रीटी ऑफ लाइंस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, बाय लॉर्ड वेलेस्ली, बाय वेलेस्ली वेलेस्ली ये लिखना सहायक संधि वेलेस्ली, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है हब नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, हब नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, ठीक है, हब नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, हब नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको व्यापक का सिद्धांत भी बोलते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हब नीति बोलते हैं। दैट वाज बाय डलहौजी, डलहौजी DALHAUSIE डलहौजी। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं। अब चूंकि हम ये सारा पढ़ चुके हैं सहायक संधि हब नीति एक बच्चा कह रहा है इसे नहीं कर रहा है बेटा मैं कह रहा हूं ऐसी बात मत करो वरना हम आपके लिए बचाने के लिए मैं कहता हूं पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर, डूब जाने दीजिए। ठीक है, मर जाने दीजिए ग्लोबल वार्मिंग, फिर समझो इस बात नहीं ये मैं से बात उसी बात को लेकर इसमें एक दिन पड़ी एक दिन से हमारे प्रश्न नहीं है सोचिए देखो क्लास 16 में आई थी 257 साल है, ठीक है 257 साल मजाक नहीं है, 257 साल कोई नॉट ए जोक। ठीक है चलो मैं करें ये फिर कोई बोल रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि देखेंगे याद रखना है इसमें हमने प्रश्न में सहायक संधि, सहायक संधि ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाइंस, ट्रीटी ऑफ लाइंस इसके बाद दी थी वेलेस्ली द्वारा, वेलेस्ली द्वारा दी थी, वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली बात करता है क्योंकि बात करता है। ठीक है आपका लॉर्ड वेलेस्ली था इसी बात में लॉर्ड वेलेस्ली था सही बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जी ठीक है। सबसे पता है डॉक्टर मुझे 1798 में आया था और 1805 तक था टाइम देखना था टाइम देखना था। ठीक है ठीक है बच्चा 1608 में काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें कमियां थी, क्या बात सही है सचिन सचिन दिल से बात दिल लगा जब इसमें कभी बात में आई थी टैक्स वापस जानने के बाद 1608 में आया इसलिए इसमें 1608 में जब बात नहीं इसमें 1608 में बात नहीं 1608 में जब ये बात करते हैं ध्यान में रखिए लिखी हुई बातों पर भरोसा नहीं वो समझ लीजिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि का सहायक संधि का इसमें भी रूलर्स के सामने अच्छे क्षेत्र राज्यों के अधिकार है इसमें भी दो चीज सहायक है, इसके अंदर भी दो चीजें सहायक है। कोई लोगों के सामने रखता है आपको सहायक संधि वो हमारी सहायक संधि आपको निभानी पड़ेगी, सहायक संधि आपको निभानी पड़ेगी। ठीक है चलिए सहायक संधि क्या सहायक संधि कहती है या तो आप हमसे ओपन कर लीजिए या तो आप हमसे ओपन कर लीजिए या तो हमसे ओपन कर दो मतलब लाइक कर लीजिए या तो लाइक कर लीजिए या फिर हमारी सहायक बन जाइए या फिर हमारी सहायक हां या फिर हमारी सहायक बन जाइए क्या बनेगा हमारी सहायक या फिर हमारी सहायक बन जाइए सहायक बन। अच्छा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है सहायक संधि को एक्सेप्ट करने का क्या होगा, सहायक संधि को एक्सेप्ट करने से क्या होगा ऐसा आसान हो गया सहायक संधि को एक्सेप्ट करने के दो तीन रीजन है। ठीक है दो तीन रीजन है। पहला रीजन है कि जितने भी आपके बाहरी मामले हैं आपको बाहरी राष्ट्र जितने भी हैं पड़ोसी राज्यों से आपको संबंध होने पड़ेंगे, बाहरी राज्यों से संबंध होने पड़ेंगे, राज्यों से संबंध नहीं पड़ेंगे, संबंध नहीं पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मान लो ध्यान में आ सकते ध्यान में आ सकते कोई नहीं, लेकिन आप उनसे किसी प्रकार का पॉलिटिकल संबंध नहीं रखेंगे, पॉलिटिकल संबंध आप उनसे नहीं रख सकते। ठीक है दूसरी किसी विदेशी कंपनी से कोई सहायता नहीं लेंगे, आप किसी विदेशी कंपनी से कोई सहायता नहीं, विदेशी कंपनी से आपको सहायता बिल्कुल नहीं लेंगे, विदेशी कंपनी से सहायता नहीं लेंगे बिल्कुल, विदेशी कंपनी से सहायता नहीं लेंगे आप और इसमें स्पेशली कहा फ्रांस से सहायता ले लेना। ठीक है उस बात ठीक है चलिए इसके बाद दूसरी चीज है कि फ्रांस से विदेशी कंपनी सहायता लेंगे। तीसरी चीज के अंदर क्या है यदि आप सहायता संधि का हिस्सा बनते हैं तो आपको ब्रिटिश आर्मी को अपने पास स्थान देना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी को अपने पास स्थान, ब्रिटिश आर्मी को अपने पास स्थान आशा आशा देना पड़ेगा आशा में मुझे लगता है आप समझ जाएंगे कि अडोप देना पड़ेगा, अडोप का मतलब है अपने स्थान देना खाना देना चीज आशा भी कसूर अडोप कसूर। ठीक है होटल का ब्रिटिश आर्मी अब राजा राजा अच्छा आप सोचो इस कोई चीज को एक्सेप्ट क्यों करेगा, फायदा क्या है इससे देखो फायदा इससे बता दो लोगों को क्या लगता है इससे फायदा क्या है एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है और इससे क्या था कि उनको क्या फायदा होगा, ठीक है राज्यों को क्या फायदा था, राज्यों को फायदा क्या था, राज्यों को क्या फायदा था तो राज्यों को फायदा ये था कि विदेशी हमले से रक्षा करते विदेशी हमले से रक्षा, विदेशी हमले से रक्षा करते ऐसा कहते हैं कि विदेशी हमले से रक्षा करेंगे, ऐसा कहते हैं विदेशी हमले से रक्षा करेंगे। दूसरा राज्य में स्थिरता बनाएंगे, शासन में स्थिरता बनाएंगे, स्थिरता बनाएंगे ऐसा कहते हैं यार आपको बड़ी अटैक कर दिया आपको बड़ी हमारी वार्ड लेंगे आपको सिर्फ ऐसा करके मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि जिस व्यक्ति ने सहायता दिया अपने राज्य को दिया पहले वही भी है उसी राज्य को दिया ठीक है ये होता है एक्चुअली। ठीक है यार थोड़ा सा अपनी पढ़ाई करना अच्छा ये तो कोई कहना नहीं कोई राज्य को फायदा नहीं दिया राज्य को फायदा अगर एक्सेप्ट ना करें तो एक्सेप्ट नहीं करें अप्लाई करो और मैं एक्सेप्ट करोगे अप्लाई करोगे ये काम है सीधा सीधा ये बन गया। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं नहीं तो इस सहायक संधि के अंदर कौन कौन से राज्य थे इसके आगे कौन कौन से राज्य थे इसके आगे सबसे पहले 1798 में हैदराबाद का सहायक संधि का हिस्सा बने राज्य तो कौन कौन से राज्य से प्रभावित है राज्य कौन कौन से सबसे पहले आपका हो जाएगा फर्स्ट राज्य कौन सा है 1798 में हैदराबाद हैदराबाद सबसे पहले आपको हैदराबाद देखने को मिलता है सहायक संधि पूरा सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में लाया 1798 में इसको एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी तरीके से ब्रिटिश साथी हो गया। उसके बाद मैसूर है तंजौर है कि मैसूर है तंजौर एक बार आएंगे मैसूर है तंजौर मैसूर कर्नाटक में तंजौर कर्नाटक दोनों का ये 1799 आएगा 1799 में मैसूर तंजौर दोनों कि मैसूर तंजौर दोनों एक ही में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा अब आया था 1801 में आया था पेशवा 1801 में आया था अब 1801 अब 1801 में आया पेशवा याद तो बालाजी सेकंड जो थे बालाजी सेकंड याद है ये बालाजी सेकंड 1796 में पेशवा बने थे यार तो जब पेशवा बने थे पेशवा बनने के बाद याद है 1802 में एक युद्ध हुआ था जो किसी से मतलब होलकर वर्सेस सिंधिया एंड पेशवा उस युद्ध में होलकर जीते थे यशवंत होलकर जीते थे इस वजह से बालाजी सेकंड को भागना पड़ा क्योंकि भागना पड़ा ठीक है क्योंकि भागना पड़ा इस तरह से क्या होने बचे जो बालाजी सेकंड थे उनको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है चलिए मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा तो पेशवा का उसके अंदर पेशवा क्षेत्र पेशवा बोला जाता है वो 1802 में पेशवा आपको देखने को मिलेगा सहायक संधि का दिया जाता है जो बालाजी सेकंड बालाजी सेकंड को स्थान को लेके जाऊंगा बस ये अच्छा बात सही है। ठीक है चलिए उसके बाद दूसरे सिंधिया में 1803 जानना है दूसरे सिंधिया ठीक है दूसरे सिंधिया 1803 जानना है दूसरे और सिंधिया 1803 और सिंधिया जो 1803 जानना है जो आप दूसरे सिंधिया बोला ठीक है 1803 जानना है ये आपके कुछ सिंधिया वापस देखने को मिलता है। ठीक है याद रखना मुझे लगता है आपको देखा जो कि सिंधिया जो आपको आज देखने को मिलता है हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सिविल एविएशन का संभाले हुए वही उसी की बात कर रहा हूं वो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने ये बात करना जो चीज आप बताना उससे फायदा हुआ उनकी इनकम क्यों बदली ब्रिटिश ने उनको नहीं लूटा क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया।
आज की जितने भी आप बड़े घराने देखते हो ना एमपी के अंदर जिनके राजा महल हैं, ठीक है, या राजस्थान के एरिया देखते हो वही लोग हैं जो मुगलों के समय मुगलों के साथ थे और अंग्रेजों के समय अंग्रेजों के साथ। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ आत्मसम्मान की खातिर मिले, ठीक है, दैट वाज साइड सब्जेक्ट सो तो ये सारे राज्य से पढ़ा है। एग्जाम के लिए मुझे पहला कौन था जिसमें शामिल हुआ, कौन सा ऐसे शामिल हुआ, ठीक है, इनके बारे में याद रखना, इनके बारे में याद रखना, नोट कर लेना। हाँ भाई क्या क्वेश्चन है, आपका तो पूछा था ये क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन आता रहता है। आगे बढ़ो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन में आगे होने वाले विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन में आगे होने वाले विस्तार, ठीक है, सब सुंदर लास्ट इंडिया भाई बोलिए बोलो, मैं भी बोलना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो एक चीज थोड़ी सी अच्छा ये क्लियर किया आपने, इसके बाद हम आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन में अन्य कार्य, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन में अन्य कार्य, एक्सपेंशन का मतलब समझ में आ गया होगा विस्तार कि अन्य कार्य, कि जो अन्य कार्य है अन्य कार्य है उनके ऊपर अन्य कार्य के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, चलो अन्य कार्य के ऊपर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अन्य कार्य कैसे क्या है, उनको थोड़ा सा समझेंगे आप कि अन्य कार्य क्या है। अन्य कार्य पहले सिंध विजय, सिंध विजय अन्य कार्य सिंध विजय को ठीक है, पंजाब विजय, पंजाब विजय, पंजाब के ऊपर कब्जा हुआ या सिंध के ऊपर कब्जा हुआ में पंजाब को पहले सिंध विजय नहीं करेगी, इसलिए स्पेशली ट्रेडिंग होती है जिसको मैं बाइफरकेट करता हूं, जिसको मैं पहले बाइफरकेट करता हूं, ऐसा कुछ है जो 18वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है, 18वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है कि सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा, सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1843 में, चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया, सिंध का 1843 बाय चार्ल्स नेपियर, बाय चार्ल्स नेपियर। अच्छा नेपियर ने सिंध को किससे छीना, नेपियर ने सिंध को किससे छीना, वो कौन थे जो सिंध के ऊपर कब्जा बनाए हुए थे, देखो एक बलूच जाति हुआ करती थी, ठीक है, बलूच जाति हुआ करती थी, ठीक है, तो दो यहाँ पे क्षेत्र थे जिनके ऊपर सिंध के ऊपर कब्जा था, एक पर कल्लौल शासक थे और एक बलूच जाति, सिंध पर दो क्षेत्र थे, एक तो कल्लौल शासक और दूसरे कौन थे, बलूच जाति, बलूच जाति। अब इन दोनों को डिफीट किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, इन दोनों को इनके द्वारा डिफीट दी गई और 1843 में सिंध किसके अधीन आ जाती है, ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश के अधीन आती है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है, पूरी तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है, चलो देखो सीधी बात ये है कि पंजाब विजय के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो आपको याद होगा 1809 एंड 1809 में एक संधि हुई, 1809 में संधि हुई, आप 1809 में पंजाब विजय के बारे में संधि हुई उसका नाम बताइए। इस बार 1839 में 1839 में रणजीत सिंह की डेथ होती है, डेथ ऑफ रणजीत सिंह जी, डेथ ऑफ रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह की डेथ के बाद माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है, वहां आप देखेंगे बाद में 1849 आते आते संपूर्ण पंजाब पर, संपूर्ण पंजाब पर, संपूर्ण पंजाब पर ब्रिटिश अधिग्रहण हो चुका है, ब्रिटिश अधिग्रहण हो चुका है, बताओ चलो ठीक है, चलो ठीक है, पंजाब के बारे में आपको जब मैंने आपको सिख साम्राज्य समझाया था उससे पहले मैंने आपको सिख साम्राज्य नहीं बताया होता जी नहीं सब बोलो सिख साम्राज्य में पढ़ाया नहीं भाई ऐसा नहीं पढ़ाया, सीधी बात तो मैंने पढ़ा हुआ सिख साम्राज्य में मैंने 1809 में मिंटो के मध्य और रणजीत सिंह के मध्य एक संधि साइन हुई थी, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो अमृतसर की संधि हुई 1809 में, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो 1809 में ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य एक अमृतसर की संधि हुई थी, उसके बाद धीरे-धीरे जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है वो बढ़ता चला गया, अमृतसर संधि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये भी ऐसे आता है दिल्ली के ऊपर 1803 से लेकर 5 के बीच में दिल्ली के ऊपर जो कब्जा है वो ब्रिटिश ने कर लिया था 3 से लेकर 5 के बीच, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाएगी, अब फटाफट बताइए कोई दिक्कत कोई तो भाई नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। किताब में से पढ़ा हुआ हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, आज की क्लास ली है पॉलिटी के बाद, सचिन आपका स्वागत है क्लास के अंदर, चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम ब्रिटिश एक्सपेंशन में, इसमें एक्सपेंशन ये तो हमारी चल रही है, आपको बार-बार दिखा रहा हूं ये हेडिंग इसलिए लिखता हूं कि ये पता नहीं क्या चीज चल रही है, इससे आप देखिए डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान, डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान, डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान, योगदान, अब डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान यानी इंपॉर्टेंट 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 रोल ऑफ डलहौजी। आखिरकार डलहौजी कौन था, सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम पूरा लॉर्ड डलहौजी, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, शासन का समय 1848 से लेकर 56 के मध्य किया गया प्रमुख कार्य हड़प नीति, प्रमुख कार्य हड़प नीति, हड़प नीति, हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, ठीक है जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के बारे में डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स क्या थी, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स को आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत उसी हिसाब से क्लियर किया, भारत में ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनके राजा को कोई संतान नहीं होगी, जिनके राजा का कोई अधिकार नहीं होगा, राजा को कोई पुत्र संतान नहीं होगी, पुत्र संतान नहीं होगी, होगी अथवा उस क्षेत्र का पुत्र संतान नहीं होगी, दूसरा उस क्षेत्र का या किसी क्षेत्र का या किसी क्षेत्र का प्रशासन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्लेस ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होगा, साम्राज्य के विरुद्ध होगा अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, उसको ब्रिटिश सेना में, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, उस क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकार में मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा, राज्य को गैर राज्य मिलाया जाएगा। अब इससे काफी सारे राज्यों में इम्पैक्ट, ये बड़ा नीति का एक्चुअल सिद्धांत है, ये बड़ा नीति का एक्चुअल सिद्धांत है, भारत में कोई राजा को पुत्र संतान नहीं होगी, किसी क्षेत्र का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य विरुद्ध होगा, उसको ब्रिटिश अधिकार में मिलाया जाएगा, राज्य को गैर राज्य मिलाया हो जाएगा, बात ये है। तो इसके अंदर जो प्रभावित राज्य है वो समझिए कौन कौन से राज्य से प्रभावित हो, इससे प्रभावित राज्य, प्रभावित राज्य, सबसे पहले जो सतारा राज्य है जिसको दबोचा जाता है, सबसे पहले राज्य से दबोचा जाता है वो सतारा दबोचा जाता है 1848 जैसे आता है, आधी चीज को शुरुआत करता है 1848 में एंड इसमें पहला दबोचा गया सतारा 1848, सतारा 1848, सतारा किसके पास था, याद रहो संभाजी के बारे में, संभाजी के बारे में, ताराबाई के बारे में, क्या है कुछ बस उन्हीं के पास रहा था कि मराठा एम्पायर नहीं आया था, ये मराठाओं की ब्रांच सेकंड हो चुकी थी, वहां पे आपको देखने को मिलेगा सतारा को 1848 में दबोच लिया गया क्योंकि वहां पर जो उत्तराधिकारी था वो कोई लड़का नहीं बचा था। इसके बाद जयपुर एंड संबलपुर, इसके बाद जयपुर एंड संबलपुर 1849 में, जयपुर एंड संबलपुर, संबलपुर, जयपुर एंड संबलपुर ये 1849 में दबोचा गया, जयपुर एंड संबलपुर 1849 में इसको शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर 1852, उदयपुर 1852 में शामिल किया गया, उदयपुर को शामिल किया गया 1852 में, झांसी 1853 में, उदयपुर को 1852। इसमें सबसे ज्यादा मारी चित्रण मुझे किसी कहानी का लगता है तो वो लगता है कहानी नगरी सच्चाई का लगता है, जो क्वीन ऑफ झांसी थी बहुत ज्यादा मतलब क्या बताऊं तुम्हारे, उनकी हाइट छोटी थी लंबी सी, जो ह्यूब्लॉस है वो मिलता है, ठीक है, ह्यूब्लॉस को मिल गया था। झांसी का रिक्वायरमेंट को 1853 के अंदर तय किया गया था, 1850 के अंदर 1853 के अंदर तय किया गया था, झांसी निकलने के लिए मारा गया। तो ब्रिटिश ने कहा था कि क्वीन ऑफ झांसी जब तक रहना चाहिए, जब तक रह सकते हैं हमसे कुछ नहीं कहेंगे, जब तक रह सकते हैं, लेकिन उनके बाद साम्राज्य ने कहा था कि ये आज तक मार देंगे, इस वजह से उन्होंने खिलाफत की और खिलाफत की सबसे बड़ी कहानी अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा तो वो झांसी है, ठीक है, क्या रखना
इसके बाद नागपुर हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा, इसके बाद नागपुर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नागपुर। एंड नागपुर कब हुआ था सर 54 में हुआ था। अवध जो हुआ था, अवध हुआ था 1856 अवध का अवध को चला 1856 में हुआ था, अवध इसकी कानपुर है। ठीक है, राजा की सेकंड कैपिटल थी सतारा, राजा की कैपिटल नहीं थी सतारा, राजा की वाइफ की कैपिटल थी सतारा। ठीक है, राजा की कैपिटल की वाइफ से सेकंड साल में शासन की शुरुआत की थी यार। ठीक है, अवध जो अवध की कानपुर है, अवध के ऊपर क्या कुशासन आरोप लगा था। ठीक है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन आरोप लगाया गया था, कुशासन आरोप लगाया गया था, इसको बैड एडमिनिस्ट्रेशन, बैड एडमिनिस्ट्रेशन के चलते खेल कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के चलते खेल कर दिया, बैड एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हटा दिया, बाकी सबको उत्तराधिकारी की वजह से हटा दिया, अवध को कुशासन आरोप लगाया गया, ठीक है, कुशासन आरोप। तो इस तरीके से करके धीरे-धीरे ब्रिटिश पूरे भारत पर हावी हो गए, धीरे-धीरे ब्रिटिश पूरे भारत पर हावी हो गए। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा काफी सारे ऐसे भी सुधार हैं जो आपको भारत के अंदर देखने को मिले, लेकिन अब एक चीज आपको बहुत ज्यादा क्रूशियल देखने को मिलेगी आपको कि भारत के क्षेत्र के ऊपर ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात बहुत ज्यादा ब्रिटिश का प्रभाव बहुत बढ़ गया, ब्रिटिश के प्रभाव के कारण पूरे समाज को दिक्कत थी, संपूर्ण समाज जो था, ठीक है, वो इधर-इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, तो पूरा समाज इस चीज से दुखी था। अब इस चीज से दुखी होने के कारण समाज ने इनके खिलाफ जो है काफी सारी चीजें करने की कोशिश की, काफी कुछ और किया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब आपको 1857 ईयर देखने को मिलेगी, जिस ईयर को बेसिकली बोलते हैं द ईयर ऑफ रेबेलियन, द ईयर ऑफ 1857, द ईयर ऑफ ग्रेट इंडियन आर्मी रिबेलियन। भारत में वो सैन्य विद्रोह जो भारत को आजादी की राह पर अग्रसर करता है। चलिए, मुझे लगता है कि आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, मुझे मतलब वही याद हो गया है, सब कुछ मजा आ रहा है वाले ऐसे बोलने में, ठीक है, मैं समय ऐसे बोलने में मजा आ रहा है। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत आप बता सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम शुरू करते हैं द रेबेलियन ऑफ 1857। ये 1857 का सुमन बेटा, मैं तो कहता हूं कि पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर के लिए, सुमन नाम का 1857 लिखा है, मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने दीजिए। चलो यार, ठीक है, मजा आएगा। तो यहाँ पे आपके चैप्टर ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कंप्लीट करना ये आपको इतना ही लगने वाला है। इसलिए कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्षेत्र राज्य के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन होगा, इसमें से आपका क्वेश्चन होता है 1857 रेबेलियन ऑफ 1857, रेबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आज हम देखते हैं, बहुत बड़ी है, हल्के होते हैं, अगर सोचो बात नहीं ले सकते, कोई बात नहीं है। 1857 रेबेलियन, द ग्रेट रेबेलियन, द ग्रेट रेबेलियन। आजादी, भारत की आजादी की, भारत की आजादी का प्रथम संघर्ष, आजादी का प्रथम संघर्ष, प्रथम संघर्ष। ठीक है, भारत की आजादी का प्रथम संघर्ष आपको 1857 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो बहुत क्लासिक है 1857 की क्रांति, हम वो इसमें पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण और एक तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, प्रभाव, प्रभाव 1857 की क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट। ठीक है, और इसके लिए इसके फेलियर रीजन ऑफ फेलियर। ठीक है, इसके फेलियर कारण जब प्रभावी प्रयास में फेलियर कारण है, ये तीन चीज आपको करनी है। ठीक है, इसका कारण क्या था, इसका तत्कालीन कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या था। 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें क्या है, इसमें डायग्राम की उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हम इतनी रहेंगे। सर मैंने देखी रामन सर जी, अभी मैंने रामन सर जी, मैं ठीक है, और बिल्कुल रखिए। ठीक है, चलिए, हो सकता है सुन लगी हो विशाल, मजा लगा तो सुन लगा भी सकता है। चलिए, सम्मान लिया आपको 5 मिनट सबसे अच्छा क्लास क्या करना है, आपको बता दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि इसको स्टार्ट करना बच्चे बहुत सारे बोर हो गए, पुरानी यूपी है उसमें से बोर हो गए। तो अब भाई कल हम 1857 स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म नहीं करेंगे, हो सकता है कि 9 मिनट मैं इंग्लिश को हिंदी में पढ़ देता हूं, यहां हिंदी में पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। सामान्य क्वेश्चन के लिए आप ओके बाय। मतलब मुझे एक सेकंड देंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं चीजें चलेंगे। ठीक है, 1857 में हुआ है, 1857 में हुआ है, उसको किसी से देखिए 1857 में एक आपको आपको 1857 में ऐसे हुआ। लेकिन एक दूसरा पॉइंट आपको नहीं मिलता, क्या होता है इसके कारण क्या है, तो 1857 में उसको कारण है, उसका कारण है, तो पहले कारण की बात करता हूं। ब्रिटिश प्रभाव के कारण सामाजिक बदलाव, ब्रिटिश प्रशासन से पड़े सामाजिक प्रभाव, ब्रिटिश प्रशासन से पड़े सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये सब पहला कारण है। आइडिया लिखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पहला रीजन है। दूसरा रीजन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दूसरा रीजन है ब्रिटिश प्रशासन से पड़े धार्मिक प्रभाव। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन से धार्मिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट, ये भी काफी सारे आपको देखने को मिले। क्योंकि भारतीय लोग थे वो ब्रिटिशर्स के ना तो सामाजिक कार्यों से खुश थे, ना धार्मिक कार्यों से खुश थे और ना ही आर्थिक कार्यों से खुश थे। पूरी तरीके से उनका दिमाग हमारा आपको ये निकालना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसमें दिक्कत हुई। सबसे पहले उसमें हेडिंग डालेंगे सामाजिक प्रभाव के ऊपर, सबसे पहले हमारी हेडिंग चाहिए वो सामाजिक प्रभाव के ऊपर, सबसे पहले डालेंगे ब्रिटिश सामाजिक प्रभाव, मेरा क्वेश्चन उसका तत्कालीन कारण बताया जाएगा। 1857 की क्रांति के कारण है भाई। ठीक है, तो शुभ दुष्ट आपको बता दीजिए, मैं आपको बोलने वाला हूं, आप टेंशन मत लो, आप इसे हमारे साथ चलना, पूरी करने के लिए निश्चित रहिए, आप गाड़ी में बैठिए और बस सावधान लीजिए। शुरुआत करते हैं सामाजिक प्रभाव, ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश एक्सपेंशन। ये लो, अब ब्रिटिश एक्सपेंशन में सामाजिक प्रभाव, सोशल इंपैक्ट को किस प्रकार से पड़ेगा, सोशल इंपैक्ट को किस प्रकार से पड़ेगा। तो सबसे पहले सोशल इंपैक्ट आपको इस समय में देखने को मिला था, वो देखने को मिला था कहीं लोगों के द्वारा ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने भारतीय समाज के अंदर दखलंदाजी की, इन्होंने भारतीय समाज के अंदर बहुत बड़ी दखलंदाजी की होता है, भारतीय समाज में दखलंदाजी, दखलंदाजी के द्वारा की दखलंदाजी। ठीक है, दखलंदाजी को बोलते हैं इंट्रूड इन इंडियन सोशल, इंट्रूड इन सोशल लेवल्स, सोशल लेवल्स के अंदर इन्होंने अपनी दखलंदाजी नाम से नहीं कोशिश करी। ठीक है, सोशल लेवल्स के अंदर नाम से नहीं कोशिश करी। अब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, कैसे उन्होंने ये सब चीजें। तो सबसे पहले इसके अंदर इंपैक्ट देखिए 1829 में 1829 में 1829 में पहला इंपैक्ट देखो, 1829 चल रही है। अच्छा भाई, इसमें क्या करेंगे 1829 में कि विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाएंगे, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाएंगे, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाएंगे। इवन इस विधवा पुनर्विवाह पर सॉरी बेटा ठीक है, सती प्रथा, सती प्रथा से रोक लगाएंगे, सती से रोक लगाएंगे, सती प्रथा पर रोक लगाएंगे। अब सती प्रथा पर रोक लगाएंगे, एक तरीके से देखा अच्छा काम है ना, सती प्रथा रोक लगाएंगे, दैट्स गुड थिंग। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, सीधी बात देखो, सती प्रथा पर रोक लगाएंगे हमें, तो थोड़ा सा आप दो तरीके से देखिए। आज की डेट में आप मान के चलो, आज की डेट में आप मान के चलोगे ये किसी समाज का हिस्सा है, ये किसी समाज का हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एक बहुत स्ट्रिक्ट शब्द बोल सकता हूँ, वो धार्मिक चीजों को नेगलेक्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा उसे एजुकेशन बढ़ जाएगा, इसलिए शब्द रोक लिया मैंने, वापस ले लिए। लेकिन अभी आपको शब्द बताएंगे जैसे घूंघट है, घूंघट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि घूंघट ना हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घूंघट ना हो, घूंघट लगाने से जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ी दिखाई देती हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि घूंघट होना चाहिए, ये मान मर्यादा का प्रतीक है। मैंने सेंस उस समय भी ऐसा नहीं था कि सती प्रथा के ऊपर रोक लगाए जाने से बहुत सारा समाज का वो ब्रिटिश के साथ था, और इसके अंदर जो साथ लिया था, इसके अंदर साथ लिया, उससे साथ लिया राजा राममोहन रॉय ने, राजा राममोहन रॉय ने। तो राजा राममोहन रॉय मैं आपको बताना चाहूंगा वो इस समाज सुधार थे और इनकी डेथ ब्रिस्बेन में हुई है, जो कहां पे ब्रिस्बेन में हुई है, ब्रिस्बेन लंदन में। आदमी जाता लंदन जाके आपको समझना है कि वो पहले से ही जानता था, अब ये सोचिए डाउन टू अर्थ नहीं, ये ऑलरेडी इंग्लिश मिशन इंग्लैंड को आधा लगा था। इनको जो राजा राम की उपाधि है, ठीक है, तो साथ लिया इसके अंदर राजा राममोहन रॉय ने, तो राजा राम की उपाधि को आपका सेकंड नहीं दी, जिंदगी आपका सेकंड नहीं, राजा राम की उपाधि होती थी, उपाधि राजा नाम की सेकंड आपका सेकंड नहीं दी, सीधी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो आदेश है सती प्रथा रोक लगाने का आदेश दिया विलियम बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग ने दिया था। ठीक है, जितना भी ऐसा वर्ग था बेसिकली शिक्षित था, जितना भी ऐसा वर्ग था बेसिकली शिक्षित था, वो इस बात में साफ था कि सती प्रथा रोक लगानी चाहिए। इस वजह से शिक्षित वर्ग था ब्रिटिश के इस चैट से काफी कुछ था, जो ऐसा वर्ग जो रूढ़ वाला जो चारों से संबंध रखता था, तो वो किसी भी प्रकार से इनके साथ नहीं था, किसी भी प्रकार के इनके साथ नहीं था। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, आपको 1829 देखने को मिला। इतना ही इसके बाद 1856 के अंदर आपको दूसरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, दूसरा इंपैक्ट क्या है भाई, दूसरा इंपैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से भारत के अंदर विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लिया गया 1856 में। 1856 में दूसरा एक्ट लिया जाता है, 1856 में दूसरा एक्ट लिया जाता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट है 1856 में आया।
इसको लागू किसने कराया? इसको लागू कराया वो कराया है जो हमारा लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इसका समर्थन है जिस भारतीय ने समर्थन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए क्या होता है, इसको विरोधी मैरिज, इसको विरोधी मैरिज एंड दिस इज कॉल्ड सती सिस्टम। होता है सती सिस्टम में क्या होता है, अगर किसी महिला का पति मर जाएगा तो वो जो महिला है वो उन पतियों के साथ डेड बॉडी के साथ चिता पर जलकर अपनी आहुति दे देगी, विधवा विवाह के अंदर क्या होता है कि यदि किसी महिला का पति की डेथ हुई है तो सिस्टम होगा तो उसकी डेथ नहीं हुई है, महिला बची हुई है और महिला बची हुई है इस वजह से वो दूसरी जगह शादी कर सकती है। ये चीज है, ठीक है, ये सती सिस्टम होता है, ये विरोधी मैरिज है। तो इन दोनों की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो विधवा विवाह के खिलाफ थे और ऐसे लोग सती प्रथा पर रोक भी नहीं चाहते थे। एक समाज का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा था जो इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं चाहता था जो यहाँ पे किसी प्रकार से उत्पन्न हो जाए, किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो जाए। ये दो सिस्टम हुए जिनकी वजह से समाज पर ऐसा सामाजिक प्रभाव पड़ा। उसके अलावा दो इम्पैक्ट और लिखे 1813 और 1854, ये दो हैं जो डायरेक्टली समाज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 1813 और 1854 इम्पैक्ट देखो, 1813 और 1854। 1813 में क्या होता है, भारत में पहली बार अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर जोर दिया गया, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर जोर दिया गया, शिक्षा पर बल दिया गया, याद है अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर सती प्रथा में एक पत्नी की दो पति थे क्या? नेहा नेहा बेटा कौन सी क्लास में हो? मुझे ऐसा लगता है अभी सेकंड क्लास से नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, सती प्रथा में कहा कि जब एक महिला के पति की डेथ हो जाएगी तो वो अपने पति के साथ ही डेड बॉडी हुई डेड बॉडी के साथ खुद को स्वागत करेगी आग के साथ। ठीक है, तो 1813 में इम्पैक्ट भारत में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर बल दिया गया और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के ऊपर 1 लाख प्रति वर्ष निवेश किया गया, 1 लाख पाउंड प्रति वर्ष निवेश किया गया, पर एक निवेश नहीं किया गया। लेकिन बात वही थी कि इस निवेश से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेजी भारत में पॉपुलर नहीं हो पाई, उसके पीछे रीजन लोगों को अपनी भाषा पर आत्मविश्वास था। ठीक है, 1913 था, 1813 हमारी बंदी। ठीक है, हमारी बंदी बेटा चार्ट एक्ट है, ठीक है, चार्ट एक्ट, चार्ट एक्ट। ठीक है, इस पर एक एक्ट और आएगा जिसको बोलते हैं 1854 वुड डिस्पैच एक्ट, 1854 वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट। वुड डिस्पैच एक्ट किस कारण से आया था? सब भारत में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, अब भारत में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम शिक्षा चलेगी, माध्यम शिक्षा, और बाद में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को लेकर आने के लिए व्यक्ति को लड़ने वाले। ठीक है, क्यों लेकर आया था? मैं कॉलेज था वो आदमी जिसने इसको तैयार किया था, लेकिन इस वुड डिस्पैच एक्ट को लागू किसने कराया था? उससे हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था उस समय? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय कौन था? डलहौजी था, डलहौजी ने इसको लागू कराया था, डलहौजी ने इसको लागू कराया था वुड डिस्पैच एक्ट को। ठीक है, यूपीएससी परीक्षा वगैरह किसी की नहीं कॉम्पिटिशन वाली परीक्षा वो होंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज ये तो था, इस एक्ट के बारे में बताऊं, जब ये 1854 में भारत के अंदर आया था तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा भारतीयों से कि तुम भारतीयों की पुस्तकों के अंदर तुम्हारी जो 10 पुस्तकों के अंदर जितना ज्ञान है इतना ब्रिटेन की एक बुक के पन्ने पर है, ऐसे पब्लिक ने क्लियर किया। जबकि ठीक 1 महीना पहले ये चीज ऑफिशियल है जो मैं बोलूंगा, किसी को सबूत चाहिए सर्च कर लेना विकिपीडिया, ज्यादा सबूत आपको नहीं मिल पा रहे हैं मुझसे ले लेना भैया। एक पेज है जो आज भी फटा हुआ पेज है, इसके ऊपर लॉर्ड मैकॉले की खुद की राइटिंग में लिखा हुआ है, 1854 का पेज है जिसमें लॉर्ड मैकॉले लिखा है कि ब्रिटिश संसद में बोलते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भारत की किताबों के अंदर जितना ज्ञान है उतना ब्रिटेन की सारी किताबों में मिला के उतना ज्ञान नहीं है। ये चीज ठीक है, क्लियर मामला जी। हाँ, ठीक है, तो इस दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, याद रखना। और जैसे ही यहाँ पर आने के बाद लॉर्ड मैकॉले ने इस प्रकार का डिक्लेरेशन किया कि भारत की किताबों में ज्ञान नहीं है तो भारतीय लोग बहरे खा रहे हैं, अभी मैं आपसे मैं 2 तरीके से बोल दिखाता हूं, मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी सबसे अच्छी बात है, हम सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, इसलिए बोल देता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी ऑल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू ऑनेस्टी एंड एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव। एक तो नहीं बोला, दूसरा बोला ईमानदारी सबसे अच्छी चीज है, हम सभी को ईमानदारी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ईमानदारी सबसे बेहतर होता है। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया आपको कितना एजुकेटेड आदमी है ये, हैं पीएचडी क्या, तो वो एक मेंटालिटी क्रिएट करती है, और ये मेंटालिटी क्रिएट किसने की? मैंने बोली थी, अगर आप नजर तो इसको कोई नहीं चाहिए, किसी बात की कोई शिक्षा इसका सब सत्यानाश हो गया, कोई नहीं है। ठीक है, याद रखना चाहिए। ठीक है, दो चीजों को ध्यान रखना, एग्जांपल मैंने क्लास में है तो ये बात के ऊपर सामाजिक प्रभाव जिस सामाजिक प्रभाव के आने से बहुत सारे ऐसे लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए हैं। अब ब्रिटिश के अंदर कुछ आर्थिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव देख लीजिए, आर्थिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव देख लीजिए, ये आपके समाज प्रभाव। अब आगे बढ़ें, आपने धार्मिक प्रभाव एंड आर्थिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव एंड आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव ने रिलीजियस इंपैक्ट एंड आर्थिक प्रभाव ने इकोनॉमिक इंपैक्ट। धार्मिक प्रभाव ने ये होगा कि 1813 के अंदर चार्ट आया था, 1813 के अंदर चार्ट आया था, इसके अंदर क्या हुआ कि भारत में ईसाई धर्म पर जोर दिया जाने लगा, भारत में ईसाई धर्म पर जोर दिया जाने लगा, ईसाई धर्म पर जोर दिया जाने लगा, जोर दिया जाने लगा। ठीक है, लोगों को समझाया गया ईसाई धर्म ये होता है, ईसाई धर्म ये होता है। ठीक है, चलिए तो वो सभी चीजें ईसाई धर्म के बारे में जितनी चीजें हो सकती है वो बताई ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म पर जो जोर दिया गया, यहाँ पूर्ववर्ती धर्म कौन से थे? यहाँ पूर्ववर्ती सनातन जिससे हिंदू है, इस्लाम भी था, उस टाइम पर क्योंकि मुगल हमारे ऊपर थे। इसके अलावा कुछ ऐसे थे पासी थे, ठीक है, इंडिया के अंदर से बहुत थे, इंडिया में जैन इंडिया में, तो ये वो लोग थे पूर्ववर्ती पहले थे यहाँ पर। इसमें सबसे मेन तो सनातन। अब इसमें क्या होता है, ईसाई धर्म के प्रचार से आप देखेंगे, ईसाई धर्म के प्रचार से इन सभी धर्मों को देखा हुआ है, तो सभी धर्म कर रहे हैं। इन सभी धर्मों ने क्या किया, इन सभी धर्मों ने शिकार किया, लेकिन इनके लोगों को कुचल दिया। ठीक है, इन्होंने किसी प्रकार के मंदिर को बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने किसी प्रकार के मंदिर को बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने न्यू टेंपल्स, नो न्यू टेंपल्स, कोई नया टेंपल नहीं बनाया। ठीक है, नो न्यू मॉस्क, नो न्यू मॉस्क, नो न्यू मॉस्क, नो न्यू मॉस्क, इन्होंने ऐसी मस्जिद नहीं बनाई, तो जिस वजह से लोग इनसे और ज्यादा चिढ़ गए, ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये हमारे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, गलत बात है। ठीक है, चलिए तो बात को ध्यान से, बात को ध्यान से समझो, ये गलत बात है, सही बात है। अब इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें, ये पूरा आपके से बैठ गए कि आर्थिक प्रभाव की बात सब बात करके इंडिया के अंदर क्या चलता था, इंडिया में टैक्स सिस्टम ऐसे होता था, एक ऐसे मान के लिए सुधार है। ठीक है, मान के लिए कोई व्यक्ति को आ जाए, असल में सिस्टम है, ये उसकी बजाय। ठीक है, ये उसकी बजाय। ठीक है, क्लियर है, हाथ पे बजा के बता दिया मैंने, बहुत आदमी आ रहा है। ठीक है, ये इसकी बजाय, ये बजाय को डायरेक्ट टैक्स लगा देता, ये डायरेक्ट लगा देता, टैक्स लगा देता, ठीक है, ये बजाय को दिक्कत नहीं कि भाषा का टैक्स वो भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पे एक दिक्कत होती है कि ब्रिटिशर्स ने भारत को विभाजन कर दिया, भारत के ही लोगों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर फूट डाली। ठीक है, ये प्रकार सिस्टम से मतलब ब्रिटिश से इंट्रोड्यूस किया गया, जमींदारी, मारवाड़ी और व्यवसाय टैक्स सिस्टम जो है, भाग में बांट दिया। जमींदारी पता जो साइड बंदोबस्त कहलाता है, जमींदारी, मारवाड़ी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम, एंड रैयतवाड़ी सिस्टम पता है, ये शुरू की जाती है। एग्जांपल पूछा जा सकता है, जमींदारी, मारवाड़ी, रैयतवाड़ी शुरू की जाती है। ठीक है, अब इसमें जमींदारी क्या होता है, इसमें जमींदारी क्या होता है, इसमें जो जमीन का अधिकार होता है, जमीन अधिकार, जमीन अधिकार किसके पास होता है, जमीन अधिकार होता है एक जमींदार के पास, एक जमींदार के पास, जमींदार के पास होता है। ये जमींदार है, ये किसानों से टैक्स लेता था, ये किसानों से क्या लेता था, किसान और किसानों से लिया हुआ टैक्स है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करता था। ठीक है, यहाँ से आया टैक्स, ये आए रुपए और ये सीधे चले गए ब्रिटिश के पास। अब इसमें क्या होगा, इसमें जितने बीच में लोग आएंगे उतना पैसा कटेगा, सबसे ज्यादा शोषण होगा, सबसे निचले स्तर पर होगा, और यहाँ पर किसान टैक्स लेगा। सर आपने हिस्से की बात की, अगर आगे कोई बात जमींदारी की स्टार्टिंग की कैसी, ये सब आपको समझना चाहिए। जमींदारी की स्टार्टिंग की सब ध्यान दें, सामने सब ध्यान में रखो, अरे मामला बात करो। स्टार्टिंग की स्टार्टिंग की स्टार्टिंग सब बात की कानून से कानून से ठीक है, कानून से हुआ करता नहीं हुआ करता, बना जनरल। ठीक है, बना हुआ करता नहीं हुआ करता, जी हां, ठीक है। तो बस बात करते हैं कानून से एक सारा हुआ करता, जैसे मुन्ना भैया उनका ललित हुआ करता सारा, इसी तरीके से कानून से सारा हुआ करता जॉन शो। तो जॉन शो ने सारा कि भाई साहब करो लोग टैक्स लगाते हैं, तो कानून से बात लोग टैक्स लगाते हैं, तो जॉन शो ने सारा कि इसलिए टैक्स तो उन्होंने कहा भाई डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, हम बीच में लेंगे। ठीक है, हम बीच में लेंगे, वो टैक्स हमसे टैक्स लेगा, किसान हमसे लेगा, तो इसमें कानून से हम डायरेक्ट किसान से ले सकते हैं। हमें कौन सा कैसा क्या किसान सिस्टम बनाओ या होता है किसान किसी किसान सिस्टम जो बड़ा दिमाग सेक्टर तो ऐसे बीच में डाल देते हैं, बीच में मीडिया ले लेते हैं, हमें सामने हमें साल में हेल्प, तो इसलिए जमींदारी प्रथा की एंड 1792 में प्रॉपर्टी की बंदा ले, लेकिन बाद में 1792 में स्टार्टिंग की गई थी, लेकिन वो मानी क्यों नहीं जाती, क्योंकि जमींदारी प्रथा को ही स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। और 1793 में ये शुरुआत इसमें लगी थी, इसमें नहीं था 10 साल पहले 10 साल से कोई दिक्कत नहीं, 10 साल के बाद में लगी थी, लेकिन 1793 में कानून इसने क्या शुरुआत मजबूरी में किए थे, अंदाजा है। तो 1793 से इसको स्थायी कर दिया, इसको स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया, सही परमानेंट कर दिया, तब से परमानेंट हुआ, तब से इसका नाम स्थायी बंदोबस्त सेवा हो गया 1793 से। अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ठीक है, जॉन शो को यहाँ
आपके जिम्मेदारी की है। अगर हम देखें तो ब्रिटिश से बहुत काम किया है, मालिक की सेवा की है, मालिक की सेवा आती है, मालिक की सेवा आती है। इसके बाद हम बात करें 1833 में हमारा स्टार्ट किया था हॉट मैगजीन द्वारा 1833 में हॉट मैगजीन द्वारा शुरू किया गया, हॉट मैगजीन द्वारा शुरू किया था। लेकिन क्षेत्र कौन सा, इसका क्षेत्र कौन सा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, जहां से वेस्ट यूपी से हमारे हमारे पास शुरू करी, ठीक है, पंजाब हरियाणा शुरू करी। सब कुछ शायद ऐसा देख रहा हूं, देखो शायद देख रहा हूं मैं देख रहा था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माल होता है, इसके अंदर एक बड़ी फैमिली को माल बोल सकते हैं, एक बड़ी फैमिली को माल बोल सकते हैं। इसके अंदर होता है कोई दाव दे देता है भाई तुम जो काम के लोग हो सारी सारी टैक्स, लेकिन हमें टैक्स नहीं चाहिए, तुम मिलके दो भाई टैक्स, भाई टैक्स ये बात है, ठीक है। तो टैक्स नहीं होता है, तो ये कहते हैं। तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे चलता है, इसके अंदर ग्रुप बना के दिया जाता है, ठीक है। अब तीसरा भाई ये रेट वाइट था, रेट वाइट था, तीसरा वाइट बहुत एकदम अलग लेवल की रेट वाइट था। ऐसा आपको जैसे कितने रेट परसेंट रेट वाइट था शुरू किया, देखो ये रेट वाइट था, हाथ से तो पुराना है। जब इसको यहाँ पे किया गया सबसे बड़ा आपकी जिंदगी का है, मैं फिर बता सबसे बड़ा आप यूज करना, सिंपल यूज करना, किसी को समझाना होता है, यूज सबसे बड़ा नहीं करना, ठीक है। सिंपल आप इसको समझाओगे तो बनानी ये चीज अच्छी एग्जाम के सबसे बड़ा नहीं सफिशिएंट है, ठीक है। तो बात ये रीजन है, रेट वाइट था यूज करना शुरू किया गया सबसे बड़ा मद्रास के अंदर एरिया था, मद्रास में एरिया था जिसको हम बोलते हैं 12 माइल क्षेत्र, 12 माइल क्षेत्र, 12 माइल क्षेत्र, तो वहां इसको स्टार्ट किया गया। लेकिन ये जो चीज है ये कर्नल रीड ने स्टार्ट की थी, इसने कर्नल रीड ने इसे स्टार्ट की थी बाय कर्नल रीड, कर्नल रीड। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट, मतलब देखने से सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये चीज सफल नहीं स्टार्ट में, ठीक है। स्टार्ट में सफल नहीं हुआ, इसको बंद कर दिया। तो उसके बाद इसको थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में प्रोफेशनली स्टार्ट किया गया, ऑफिशियली 1820 में स्टार्ट किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा ऑफिशियली 1820 में स्टार्ट किया गया था। ये कहां किया जाता है, मद्रास, मुंबई, कर्नाटक, मद्रास, बंबई, कर्नाटक, यहाँ एरिया में शुरू किया जाता है। ये लगा लेगा अब बात सही आ रही है कि मतलब इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है, इसके अंदर किसान डायरेक्टली ब्रिटिश अधिकारी को पैसे देगा, डायरेक्टली पैसे देगा ब्रिटिश अधिकारी, वही काम मतलब पैसा, तो डायरेक्टली फार्मर से पैसे देगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो ऐसे लोग थे जो बंगाल में रहते थे उनका शोषण बहुत बड़ा, मतलब अगर कोई आदमी अपने 11 रुपए कमा रहा होता था तो 11 रुपए से लगभग 10 रुपए जो थे वो यही ब्रिटिश वाले जमींदार खा लेते थे। सूर्य अस्त, ठीक है, एक नाम दिया था सूर्य अस्त जो है संशोधन, सूर्य अस्त जो है मालवाड़ी सूर्य अस्त व्यवस्था, ठीक है। सूर्य अस्त व्यवस्था जो है वो भी आपकी जमींदार नहीं थी, क्योंकि इसमें जमींदार का भी जमींदार हुआ करता था, जमींदार का भी जमींदार उसके बाद बीच में दो चीज, ठीक है, ये किसान ये जमींदार ये दूसरा जमींदार यहाँ ब्रिटिश, तो एक दो कैसे होते थे, तो 10 भाग होते थे, 11 भाग होते थे, 10 भाग होता था, एक किसान जमींदार दूसरे ब्रिटिश को देता था, माहौल बहुत खराब, माहौल बहुत खराब। इसके अंदर सिस्टम 50-50% था, 50 अगर 100 रुपए कमाएंगे 50 ब्रिटिश को 50 लेंगे। इसके अंदर जो टोटल 66% को जाता था 30% बचता था बस अपने पास, तो माहौल बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा नहीं थी। 12 में 30% जाता था, 66% जाता था, उससे अच्छी व्यवस्था बड़ी बड़ी, प्लस इसमें बीच में डालने का पैसे बचते, डालने में बीच में पैसे मिलते हैं। तो दो तीन चीजें आपने देखी हो जाएगी, ये जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मीडिएटर बोल रहा हूं, इंग्लिश ज्यादा यूज किया मीडिएटर बेसिकली मोटा मोटा। भाई तो ये वो रीजन थे जिनकी वजह से आप देखेंगे कि भारत के अंदर कूट-कूट के गुस्सा है, ये वो रीजन थे जिसमें आप देखेंगे कि भारत के अंदर कूट-कूट के गुस्सा है जाता है और कूट-कूट के भाई पोजीशन बनाएंगे, अब मान लेंगे, तो ये है उसका और दूसरा रीजन। लेकिन इसके अलावा 1857 क्रांति के कुछ तत्कालीन रीजन भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे 1857 अब तत्कालीन रीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1857 रिपोर्ट 1857 क्रांति, अब 1857 क्रांति कैसे अगर आपसे पूछेगा इसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे, तो आप बताओगे मुख्य कारण काफी सारे कौन सा कारण पूछेगा, इसके पीछे अगर मुख्य कारण पूछेगा तो बता देगा भारतीय लोग ब्रिटिश प्रशासन से नाखुश थे, भारतीय लोग ब्रिटिश प्रशासन से नाखुश थे, ब्रिटिश प्रशासन से नाखुश थे, नाखुश थे। और नाखुश होने के पीछे रीजन था भाई वो अलग अलग स्तर पर देखने को मिला, जैसे वो सामाजिक तौर पर उनसे कुछ नहीं थे, वो भारतीयों के समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाह रहे थे, आर्थिक तरीके से कुछ नहीं थे, उनको ये सिस्टम पसंद नहीं आया और लोगों के अंदर भेदभाव था, मतलब है वो भारतीय, लेकिन हरियाणा के अंदर टैक्स दे, पंजाब के अंदर टैक्स दे, मद्रास के अंदर टैक्स दे, बंगाल के अंदर टैक्स दे, उनके अंदर बीच में कभी कोई क्वालिटी की भावना नहीं थी, ठीक है। चलिए सामाजिक आर्थिक और तीसरा पॉइंट जो धार्मिक है वो भी आपको बताया, इस प्रकार से हमारे भारतीय इसा इसलिए वो लेके आ गया, भारतीय चर्च बनाए, भारतीय मंदिर बनाए, इन्होंने दवाई नहीं लेकिन नहीं भाई, इन्होंने दवाई नहीं लेकिन नहीं भाई, तो जैसे लोगों को लगा था नहीं बनाएंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो हमें भाई मुख्य कारण, लेकिन अब इसके तत्कालीन कारण के बारे में बात करूं, तत्कालीन कारण वो समझो जो कहानी सुनने के लिए आए हैं वो अब शुरू होती है तत्कालीन कारण। तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर मैं बताऊं आपको कि भारत के काफी लोग, भारत में काफी लोग टैक्सेशन की दरों से परेशान होकर, कारण कि टैक्सेशन की दरों से परेशान होकर, दरों से रेट्स की वजह से परेशान होकर था। बंगाल में चल रही लगातार अकाल के कारण, बंगाल क्षेत्र में चल रही लगातार अकाल के कारण ब्रिटिश सेना में शामिल होते हैं, ब्रिटिश सेना में शामिल होते हैं, सेना में शामिल होते हैं, वे शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। रीजन देखो, बात समझो, आज उनको कृषि में बचत नहीं थी, आज की डेट में सेम चीज है, उनको कृषि में बचत नहीं थी, कृषि में बचत नहीं थी। ब्रिटिश को सैलरी दे रहे थे, ब्रिटिश को क्या दे रहे थे, ब्रिटिश को सैलरी दे रहे थे, काम दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे, इनको फिक्स सैलरी होती है, अगर ब्रिटिश को फिक्स सैलरी मिल जाएगी, इस वजह से वो लोग काम करते थे। मीनिंग जैसे आज डेट में आपसे कहूं कि आप लोग खेती कर लो, आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपको पैसे कितना फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, हो सकता है नुकसान हो जाए, सही बात। सर खेती छोड़ो, अगर सरकारी नौकरी नहीं है, खेती बात कर, बहुत बड़ी बहुत बड़ी तो ये बहुत सारी उसी का दौरान बात थी कि वहां से खाने लाते थे, बिहार में पैसे हो जाता है, लाते खाने के लिए खाना नहीं आई जो लोग किसी इस वजह से लोगों ने किया कि ब्रिटिश के काम किया, ठीक है, ब्रिटिश के काम किया, तो ब्रिटिश लोग सैलरी देते थे, जिस वजह से वो अपना जीवन यापन कर पाते थे। तो बात ये है कि ब्रिटिश सेना में बहुत सारे भारतीय शामिल थे, ब्रिटिश सेना में बहुत सारे भारतीय शामिल थे, तो ब्रिटिश सेना द्वारा दो यूज की जाती थी, ब्रिटिश सेना में गन यूज की जाती थी, गन यूज होती थी, ब्रिटिश सेना में गन यूज होती थी, ठीक है, गन यूज होती थी, एक गन यूज होती थी ब्रिटिश सेना के अंदर, और जो गन यूज होती थी उसका नाम क्या था, ब्राउन बैस, ब्राउन बैस नाम की एक गन यूज होती थी, ब्राउन बैस, ब्राउन बैस। और जो ब्राउन बैस गन है, ब्राउन बैस गन है, इस गन का इशू क्या था कि स्टील कार्टिलेज होते थे, स्टील कार्टिलेज होते थे, ठीक है, कार्टिलेज मतलब जो कारतूस होते थे, सिलेंडर होते थे, उन्हें सीलन लगाते थे। ब्राउन बैस गन के जो कार्टिलेज थे, कार्टिलेज कार्टिलेज यानी गोली होती है, इन्हें सीलन करता रहता था, इसमें करता रहता था, सीलन करता सीलन करता रहता, ठीक है। लिक्विड फॉर्म सीलन मेरे ख्याल से आप सभी सीलन कैसे कहते हैं, ह्यूमिड हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ ह्यूमिडिटी, इट गॉट ह्यूमिडिटी हो जाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी होने की वजह से सीलन की वजह से कार्बन की वजह से ब्राउन बैस गन को बदलना पड़ा। तो ये जो चेंज हो किया जाता है जनवरी 1857 ब्रिटिश सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस आता है, उसमें कहा जाता है कि ब्राउन ब्रास गन का यूज अब नहीं होगा, अब एनफील्ड नाम की बंदूक का यूज किया जाएगा। एक नई बंदूक आई एनफील्ड गन, एनफील्ड गन, एनफील्ड गन जो है वो मार्केट में आती है, एनफील्ड गन जो ब्रिटिश सेना के द्वारा पैसे यूज होती है, यहाँ पे एनफील्ड गन हुई, एनफील्ड गन के अंदर गोली पड़ती है, सिलेंडर कार्टिलेज पड़ता है, उसको एक सिंथेटिक कवर होता है, ठीक है। एनफील्ड गन के ऊपर जो है जैसे मान के चलो ये गन है, ठीक है। अब जैसे आप सभी जानते हैं मार्च को बोल रहा हूं तो मैं बता देता हूं, बस अब बन गई, बाकी बात जब बन जाएगी, ठीक है। चलो पूरी स्नाइपर बना दी भाई, ठीक है, इस तरीके से करके, ठीक है, जो बात है भाई पूरी बना दी। तो बात यही पूरी है, और इसके अंदर कार्टिलेज पड़ता है, अब ये कैसे कार्टिलेज पड़ता है, ठीक है। मान लो जैसे कार्टिलेज आता है, ठीक है, कार्टिलेज आता है, तो कार्टिलेज के ऊपर क्या होता है, सिंथेटिक कवर होता है, इस कार्टिलेज के ऊपर एक सिंथेटिक कवर होता है, और ये सिंथेटिक कवर होता है, सिंथेटिक कवर होता है, किसी को होता है सिंथेटिक कवर, और बेसिकली पीछे का होता है, यहाँ सिंथेटिक कवर होता है, ये किसी होता है, ये होता है इसको ह्यूमिड से बचाने के लिए, ठीक है। सीलन के खतरे के कारण सिंथेटिक कवर होता है, सिंथेटिक कवर बनाने से ज्यादा वैक्सीन बना सकते हैं, वैक्सीन मॉन्स बना सकते हैं, लेकिन जो मॉन्स बनाना उसका नहीं हुआ, तो क्या लगा था नहीं हुआ, ठीक है। इस सिंथेटिक कवर में मास आ गया, ठीक है। क्या लगा
मास डाल मास मास मतलब एग्जैक्टली फ्लैश में डाल मास बना देगा इसके साथ मास की जगह चर्बी लो ताकि आपको समझ में चर्बी डालिए इसके अंदर, ठीक है। चर्बी किससे डालिए, बाइकिंग और बाइकिंग एंड सोइलिंग चर्बी डालिए। दूसरी बात मैं बताऊं, चर्बी डाली थी या नहीं डाली थी, दैट वाज नॉट ट्रुथ, नहीं पता किसी को चर्बी डाली थी या नहीं डाली। अगर मुझसे आप ऑफिशियली पूछ डाली थी या नहीं डाली, अगर चर्बी नहीं डाली तो मंगल पांडे सबसे पहले से इसी में काम करते थे, कोई पता नहीं करते। इवन जो मंगल पांडे थे उनका रिलेशन था ब्रिटिश कमांडर के साथ, जनरल वॉग नाम के व्यक्ति थे, उनका उनका रिलेशन भी अच्छा था, काफी फ्रेंडली बिहेवियर भी देखने को लगा मंगल पांडे का। एक बुक है जिसको आप सपोर्ट करती है, तो ऑन एंड एवरेज अगर कहा जाए तो वास्तविकता में हमारे इसके अंदर डाइव चर्बी यूज हुई थी उस टाइम कंडीशन देखते हुए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाणिक सूत्रधार नहीं है। अब होता है जैसे डाला जाता है, जब बुलेट चलाया जाता है, अगर आपको बुलेट का ये नहीं पता है कि बुलेट चलती कैसे, मैं आपको बुलेट के अंदर होता है जैसे एक ये होती है मंथली बुलेट, इसके अंदर पूरी बराबर होता है, इसके बाल बराबर होता है और वो बिल्कुल फिक्स होता है, ना एक होता है, उसके पीछे स्पेस होता है, अगर उसके पीछे स्पेस को इस तरीके से पिन से दबाया जाता है तो बुलेट आगे से खुल जाती है, प्रेस होती है, वो आगे ऐसा लगता है, तो उसके पीछे ऐसा ऊपर चलिए, आप उसको गोली को काटिए, चर्बी को काटना जरूरी है, जैसे चर्बी को काटते हैं उसके बाद चला सकते हैं। इसकी पाइप होती है, फिर डंकी पाइप होती है, लोगों को पता नहीं है किसने चर्बी ली, उसने बाल बदलने का चर्बी ली। इसी वजह से जो भारतीय सेना है वो चीज को रोक देती है, इसी वजह से भारतीय सेना चीज को रोक देती है, वही सब है। लेकिन अंग्रेजी जो हुकूमत है वो लोगों को यकीन दिलाती है कि चर्बी नहीं। उसके बाद सब लोग हैं वो दोबारा से होता है, चर्बी क्या है, ठीक उनको क्या चला है वो भी मानते हैं, लेकिन बाद लोगों को काफी ज्यादा प्रताड़ना है, उसके अंदर पहले लोगों को दिया जाता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और उस समय सबसे ज्यादा क्रिएट की थी वो मंगल पांडे की थी, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मेरा समझना चाहिए, यहाँ से शुरू होता है राइज ऑफ मंगल पांडे, राइज ऑफ मंगल पांडे, राइज ऑफ मंगल पांडे, इसी पे मंगल पांडे। मंगल पांडे व्यक्ति वो है जिनको मैं बहुत देर आगे इस आदमी से मैंने कोई लिखा जो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। मंगल पांडे, मंगल पांडे पता है मुझे बीच में मार जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मंगल पांडे का काम उनको पता है, अगर मंगल पांडे मंजूर है, ठीक है। तो मैंने लिखा इतना जगह देखने को मिला, जैसे कोई लेवल लिखा अननेचुरल लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब इस समय हम पुलिस बात करते हैं, इस समय हम पुलिस बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा इनके बारे में। देखो इनके बारे में समझने के लिए कहां पे थी, कहां पे आपको बता दूं, तो एक बार मुझे मंगल पांडे 34 बटालियन करते, 34 बटालियन वेस्ट बंगाल बैक, 34 बटालियन वेस्ट बंगाल बैक, ठीक है, 34 बटालियन बटालियन बैक वेस्ट बंगाल, बैक वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरी जो रहने वाले भैया थे, भैया भैया रहने वाले बैक वेस्ट बंगाल में काम करते थे, सबसे बटालियन में काम करते थे, ठीक है सर। पांडे भगत सिंह को सामने, भगत सिंह को सामने, लेकिन भगत सिंह में और मंगल पांडे में काफी ज्यादा हल्का सा डिफरेंस है, बड़ा आगे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर मंगल पांडे को ज्यादा ही रिस्पेक्ट इन्होंने पता था, इन्होंने पूरी बहुत सारे ब्रिटिश मार दिया, ऐसा नहीं है खुद की हुई है, लेकिन काफी सारे लोग मार दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब होता है कि मंगल पांडे को पता है कि ऐसे ऐसे के अंदर माहौल में भैया और इसके अंदर जो चर्बी है वो बेसिकली किसी चर्बी है, चर्बी उसकी जाएगी उसको, और ये जाके ब्राह्मण उस जाके ब्राह्मण, ठीक है, और ये जाके ब्राह्मण, अब इनको पता लगा कि ब्राह्मण है, पहले बात पहले आप देखिए ये भी साथ जाते हैं, ये देखने के लिए सबसे साइन बनाया, ठीक है। तो इनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया था, पहला विद्रोह शुरू किया था इन्होंने, अकेले पहला विद्रोह शुरू किया और इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है 27 मार्च में किया जाता है, 27 मार्च 1857 में पहले विद्रोह शुरू करते हैं, इनको रोकने का प्रयास किया जाता है, इनको रोकने का प्रयास किया जाता है। उस समय यहाँ पे व्यक्ति था, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल बॉब था, लेफ्टिनेंट जनरल बॉब था और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन था, जनरल बॉब और जनरल ह्यूसन के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। दो इन्होंने किया, इनको रोकने का प्रयास दो लोगों के द्वारा किया जाता है, क्या दो लोगों के द्वारा किया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट बॉब, बॉब DUGH बॉब, लेफ्टिनेंट जनरल बॉब एंड दूसरा है जनरल ह्यूसन, जनरल ह्यूसन के द्वारा, ह्यूसन के द्वारा। लेकिन अब मैं बात बताऊं कि इनको पता है सामने पूरी सेना कोई निकाल दी, ठीक है, कोई निकाल दी, लेकिन बावजूद इसके जो मंगल पांडे हैं वो इन दोनों पार्टी के बजाते हैं, इन दोनों पार्टी वाले हैं, मंगल पांडे के बोथ, मंगल पांडे के बोथ, ठीक है, बोथ इन दोनों पार्टी को हैंग कर दिया था, इसके बाद मंगल पांडे के द्वारा 27 मार्च 1857 अब उनके ऊपर 23 लोग 50 लगी चुका है। अब उन्हें पता है बचना तो है ही नहीं, मरना तो है ही, अब दो मारे चार मारे उसके बाद अब इनको बेटी दिया, अब इनको सही रास्ते से निपटा किया जाए, सही रास्ते से निपटा किया जाए। इसके बाद आर्मी लाई जाती है, लेफ्टिनेंट बॉब के द्वारा से बॉब को लगा बॉब का आर्मी का जनरल करता था, जिसके लिए ये काम करते थे, मंगल पांडे जनरल था उसने निपटा दिया, लेकिन ठीक है। इसके बाद नीचे आर्मी आई और मंगल पांडे को पहुंच लिया, ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको गोली लगी कंधे में, ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया आफ्टर शूट, इनको शूट किया गया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, कंधे में गोली लगी थी और उसके बाद 8 अप्रैल को 1857 में इनको फांसी दी गई, इनको फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही फांसी की सजा मिली तो जो भी ऐसे लोग थे ब्राह्मण थे और इनसे संबंध रखते थे उनका खत्म कर दिया था। विद्रोह की शुरुआत 27 मार्च को हुई, इन दोनों का पहले साइड को हुआ 29 मार्च को, ठीक है, दोनों के पार्टी 29 मार्च को, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि अभी आप सभी को चीजें बहुत ध्यान से समझ आएंगी और ये नोट्स मेरी तरफ से मेरी तरफ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 1957 फांसी की सजा सुनाई गई। देखो मेरे भाई और ये नोट्स मैंने आपको दे दिए, आगे बढ़िए, सी फ्री होता है, आपको गाली कैसे बोलोगे, अब मेरा सामने आपको किसी बात को दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत है नोट्स के अलावा तो आप जी तरह इंस्टाग्राम में आपका ही आपका है, आप जितना शेयर करेंगे वो अपने आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताइए एक तरह से मैसूर और हैदराबाद है, शुभ नाम जैसे आपने दिया ये खुद का देखते हैं और आप मेरे ऊपर से मैसूर हैदराबाद नहीं है, बेटा आंग्ल दिया, आंग्ल दिया, ठीक है, हैदराबाद दिया, ठीक है, पुरानी साइड है, मैंने यहाँ पे नहीं की, ठीक है, ये थी लेकिन अब आप दिखा लें, आप दिखा लें, ठीक है। अभी हम मैसूर में ठीक है, क्लास 2 में करेंगे, समय आया तब करेंगे, ठीक है। अब सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बिना परेशानी आपसे कल बात करेंगे। जय जय, धन्यवाद। मैं आपको ये मैं कैसे बताऊं तो भी लोग बनी रही है, इस वजह से आप समझ लीजिए कि क्लास 2 से दिया जाएगा 18 की क्रांति और देखिए 18 की क्रांति पुलिस आता है 87 रेवोल्यूशन 87 रेवोल्यूशन चेंज द इंडिया 18 की क्रांति को बात करें तो इसके सारे पार्टी को बनाने से पीछे बात करते हैं तभी कानून में काफी लोग एक्सचेंज से परेशान होते हैं, बांग्लादेश में चले जाता है, ब्रिटिश शासन होता है, कृषि में नहीं जिस तरह से ब्रिटिश सैलरी देते थे इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर हुए, ब्रिटिश में नहीं होती इसको ब्राउन ब्रास बोला करते थे, इसके अंदर पार्टी बोली होती थी, इसलिए काम करती थी, इस वजह से जब ये राजस्थान में एंट्री लगाई एंट्री के अंदर बोला करती थी, उसको से करता था जो गांव सोची चली करता था, गांव सोची चली करता था, गांव सोची चली करता था, ब्रिटिश आई फॉलो करता था, जिस वजह से लोग की राजस्थान उसकी वजह से खंडित हो जाती है। मतलब पार्टी के ब्राह्मण है जो टॉप से पहले बैक प्रोफेशनल्स हैं वैसे पहले रहने वाले थे, टॉप से पहले वही सैनिक थे, उन्होंने पहले लोग शुरुआत 27 मार्च 1857 से उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल बॉब और जनरल ह्यूसन के लेकिन दोनों को 29 मार्च में खत्म कर दिया, उनको गोली नहीं करने, लेकिन इसके बाद उनको गोली मारने का दिया गया और 8 अप्रैल 1857 उनको फांसी दी गई। अरे कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक बताइए आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत कोई दिक्कत बताओ, ठीक है, आगे बढ़ो। जब 1857 की घटना हुई तब भारत के अंदर किस प्रकार से विचारधारा चल रही थी, किस प्रकार से विचारधारा चल रही थी, उसकी बात करें। तो भैया यूपी बिहार बॉर्डर ब्रिटिश है, चलो भैया अब लिख लीजिए 1857 की क्रांति 1857 रिवॉल्ट। जब 1857 की क्रांति होती है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटेन का पीएम कौन था, ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, तीनों सवाल बताइए, ब्रिटेन का पीएम कौन था और ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, ठीक है बताओ। सभी उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। उस समय जो पीएम हुआ करते थे उसका नाम था पामस्ट्रॉन्ग, 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 ठीक है, अलग-अलग लिखो पामस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हुआ करता ब्रिटेन की क्वीन की बात विक्टोरिया हुआ करती थी, विक्टोरिया क्वीन हुआ करती थी उस समय ब्रिटेन की, जो 1857 का हुआ, एलिजाबेथ नहीं हुआ करती थी, विक्टोरिया क्वीन हुआ करती थी, क्या नाम था विक्टोरिया, याद रखिए, ठीक है। चलो उस समय ब्रिटिश सेना के प्रमुख भी पूछे जाते हैं, पूछा जाता है उस समय ब्रिटिश सेना के प्रमुख कौन थे, ब्रिटिश सेना के प्रमुख कौन थे, तो ब्रिटिश सेना के प्रमुख आपको दो देखने को मिलते हैं, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, पहले आपको देखने को मिलते हैं कॉलिन कैंपबेल और जॉर्ज एलिसन, और जॉर्ज एलिसन, जॉर्ज एलिसन, ठीक है, जॉर्ज एलिसन, जॉर्ज एलिसन, ये दो लोग आपको देखने को मिलते हैं ब्रिटिश सेना के प्रमुख। आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश सेना के प्रमुख कौन करता था, तो उस केस में आप जवाब देंगे कि ये जो व्यक्ति हैं ब्रिटिश सेना के प्रमुख कौन करते हैं, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई डाउट किसी प्रकार का किसी को नहीं होना चाहिए,
ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बात करते हैं मंगल पांडे जी को फांसी की बात। मंगल पांडे जी को फांसी की बात, फांसी की बात। भारत में जगह जगह ब्रिटिशर्स के खिलाफ, भारत में जगह जगह, भारत में जगह जगह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगी, हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगी, आवाजें उठने लगी। इसका सर्वाधिक जो प्रभाव था, इसका सर्वाधिक प्रभाव संयुक्त प्रांत, सर्वाधिक प्रभाव सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल में देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला, देखने को मिला। यो वो प्रभाव था जो सर्वाधिक वहां पे देखने को मिला था। क्या विक्टोरिया की लाइफ नहीं बेटा, जो विक्टोरिया की वाली थी, जो रॉयल फैमिली ब्रिटेन होती है वो अलग है और ब्रिटेन की वो अलग है, ठीक है। ऐसा सोचो कि हम आपस में फैमिली है, यहाँ पे बैठो, ऐसा नहीं। इसका सर्वाधिक प्रभाव आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना। अब अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में जानकारी आपको किस शो से प्राप्त होती है, काफी सारी बुक्स हैं जो आपको 18 के बारे में बताती हैं, ठीक है। सब बुक्स ये अगले नेक्स्ट पेज पे देखने को, ये लिखा होगा आगे लिखूंगा 1857 रिवॉल्ट बुक्स के बारे में। बुक्स रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट, बुक्स रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति से संबंधित बुक्स हैं जिनके बारे में आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आपको बुक देखने को मिलती है, इस बुक का नाम बेसिकली क्या है, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। पहले द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की किताब है, इसके अलावा अशोक मेहता की आपसे एग्जाम पूछा जाएगा द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी है, तो आप बताएंगे अशोक मेहता ने लिखी है, अशोक मेहता का राइटर, अशोक मेहता का राइटर। इसके अलावा एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक लिखी है भाई दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की द्वारा लिखी गई। इसके बाद आगे बढ़िए और अगली बुक देखिए, आगे बढ़िए, अगली बुक देखिए, द ग्रेट रिबेलियन, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है सिपाही म्यूजियम, वो का नाम सिपाही म्यूजियम, क्या नाम सिपाही म्यूजियम, सिपाही म्यूजियम लिखी है वो मजूमदार जी लिखी है, सिपाही म्यूजियम, म्यूजियम किसने लिखी है, मजूमदार जी लिखी है, मजूमदार जी लिखी है। इसके अलावा आप लिखेंगे बुक 1857, बुक का नाम 1857 है, बुक का नाम क्या 1857 है, बुक का नाम 1857 है, जो एसएन सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके बाद एसएन सिंह द्वारा लिखी गई है। ये जितनी बुक लिखी है आपसे एग्जाम में पूछती है, आप भी थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, आप भी थोड़ा ध्यान से इन बुक्स को आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और राइटर्स हैं जिन्होंने बुक लिखी है, जैसे स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स की किताब है, टी आर होम्स की किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, म्यूटिनी टी आर होम्स की किताब है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बुक का किसके द्वारा लिखी गई है, आपके सामने कई सारे नाम दिए जाएंगे, उसके अंदर आप आंसर बताएंगे। सबसे फेमस बुक इन सभी में सबसे ज्यादा सम्मानित है वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, उसका नाम है वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। और ये बुक है वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, किसके द्वारा लिखी गई है, वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में याद रखना, ये बुक लिखी गई है, ये वीर सावरकर द्वारा लिखी गई है, इसके बाद वीर सावरकर द्वारा, वीर सावरकर द्वारा ये बुक लिखी गई है, वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। सबने अलग लिखी है, सबने अलग लिखी है, किसी चीज को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और आप लिख लीजिए कॉजेस, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद की द्वारा लिखी गई है, सर सैयद अहमद की द्वारा लिखी गई है, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद की द्वारा लिखी गई, सर सैयद अहमद की द्वारा, सर सैयद अहमद की द्वारा लिखी गई, सर सैयद अहमद की द्वारा लिखी गई। चलो कोई दिक्कत, सबने अलग लिखी है, सबने अलग अलग लिखी है, लेकिन बुक सेम है। तो बता दीजिए कि इस प्रकार से 1857 रिवोल्ट हुआ, 1857 के रिवोल्ट होने की आवश्यकता क्या थी, क्या ऐसा हुआ 1857 रिवोल्ट आपको। अब जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो वही बातें बताऊंगा जो इसके अंदर लिखी हुई है, या इसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूं, या फिर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बुक है पीसी जोशी की 1857 रिबेलियन, 1857 रिबेलियन पीसी जोशी, वो भी 1857 रिबेलियन, रिबेलियन पीसी जोशी की बुक है, पीसी जोशी, इनकी बुक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ता हूं बिना किसी परेशानी के, विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, अगर एक बार देखिए बस फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखिए समझ रहे हैं। अब देखते हैं 1857 क्रांति का, 1857 क्रांति का कैसा है, 1857 क्रांति का कैसा है, क्रांति का किस प्रकार से है, देखना शुरू कीजिए। बेसिकली होता क्या है, आफ्टर 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 के बाद जो कि मंगल पांडे जी की फांसी करते हैं, मंगल पांडे जी की फांसी करते हैं, जी फांसी इस दिन के बाद क्या होता है, इस दिन के बाद बदलाव है, इस दिन के बाद ये बदलाव है कि प्लान किया जाता है मेरठ से, मेरठ से प्लान किया जाता है, मेरठ, मेरठ के स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरठ के स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पे थर्ड बटालियन हुआ करती थी, एक बटालियन हुआ करती थी, थर्ड बटालियन, थर्ड बटालियन के लोग होते हैं वो भी सेम विरोध करते हैं जो मंगल पांडे जी की आर्मी द्वारा किया गया था। वो कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से आपने मंगल पांडे जी को फांसी पर लटका दिया, जिस प्रकार से आपने मंगल पांडे जी को फांसी पर लटका दिया, अगर हम लोग ऐसा करेंगे, आपने लटका दिया, जबकि मंगल पांडे जी ने डिमांड की आप लोगों के सामने, तो आप इसके रिगार्डिंग हमें किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड बटालियन के लगभग 99 लोगों ने विद्रोह किया, थर्ड बटालियन के लगभग 99 लोग ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह किया, 99 लोगों ने कर दिया, लोगों ने विद्रोह किया। अब इन 99 लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया है, हालांकि प्लान ऐसा किया गया था, एज पर प्लान जो होना था वो 31 मई को होना था, ठीक है, 31 मई को अटैक करना ब्रिटिश से उस पूरे बटालियन के ऊपर, इन्हीं लोगों को, इसी बटालियन के 99 लोगों को अटैक करना था, लेकिन बात जो हाथ से निकली, बात हाथ से निकली। तो इन 99 लोगों को जो विद्रोह एकदम से शुरू हो जाता है, ठीक है, सेम मई स्टार्ट में, मई स्टार्ट में, मई के स्टार्ट में इन लोगों का विद्रोह शुरू हो जाता है, इसमें 89 लोगों को उम्र कैद दी जाती है, क्या दी जाती है, 89 लोगों को उम्र कैद दी जाती है, जिसकी वजह से माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है और मेरठ के अंदर कुछ लोगों के द्वारा विद्रोह है उसको बड़े स्तर पर उठा लिया जाता है, बड़े स्तर पर उस विद्रोह को उठा लिया जाता है। ये 99 लोग थे वो थे जो मंगल पांडे जी के विचारों से सहमत थे, ये मंगल पांडे जी के विचारों से सहमत थे, विचारों से सहमत थे। इस वजह से इन लोगों में से 89 लोगों को क्या दी जाता है, 89 लोगों को उम्र कैद दी जाती है। इसी का समर्थन करते हुए मेरठ में 10 से 10 मई 1857 में 10 से मेरठ कैंट स्थान है, प्लेस ऑन प्लेस, प्लेस मेरठ कैंट, मेरठ कैंट। आगे देखने में मेरठ कैंट आप देखोगे बिल्कुल मेरठ के बाहर की तरफ, मेरठ कैंट बिल्कुल बाहर की तरफ, छावनी बोलते हैं कैंट को, क्या बोलते हैं छावनी, जहां आर्मी के रहने का स्थान होता है कैंट होता है। तो 10 मई 1857 में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और ब्रिटिश सेना के विरोध में, ब्रिटिश सेना के विरोध में यहाँ अनशन लगाते हैं, ब्रिटिश सेना के विरोध में यहाँ पर अनशन लगाते हैं। यहाँ लगभग 100 से अधिक लोगों का समूह जिसको लीड करने वाले व्यक्ति होता है करण सिंह, नाम क्या है करण सिंह। तो मेरठ से करण सिंह नाम के व्यक्ति, मेरठ से करण सिंह नाम के व्यक्ति, कदम सिंह नाम के व्यक्ति अपने साथ कुछ लोगों को लेकर ब्रिटिश का विरोध करना प्रारंभ करते हैं, ब्रिटिश विरोध प्रारंभ करते हैं, ब्रिटिश विरोध प्रारंभ करते हैं। अब बात यह है कि जैसे उन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया तो ब्रिटिश का किसी का विरोध करोगे, ठीक है, अगर किसी का विरोध करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ब्रिटिश को पता लगा, उससे पहले ब्रिटिश को पता लगा, करण सिंह के पास प्लान था, सीधा चले दिल्ली, दिल्ली में सांस लेंगे, बाकी लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक। करण सिंह का प्लान था बेसिकली बैठा था ये 10 मई को ही पहुंचा था, 10 मई 1857 को पहुंचा था, दिल्ली लग गया, क्या पता चला दिल्ली लग गया, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में कहां से लग गया, उस टाइम लाल किले के ऊपर का सब मुगलों का हुआ करता था, मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर इंतजार कर रहा था करण सिंह का, करण सिंह वहां पहुंचे हैं, ठीक है। और करण सिंह कहते हैं हम तो आपको याद मानते हैं, हम ब्रिटिश का याद मानते हैं, इस बात से क्या होता है पता है, ये याद नहीं है, ये मुझे याद मानते हैं, बहुत याद नहीं है। तो यहां पे करते हैं, एक घोषणा की जाती है कि हम ब्रिटिश के खिलाफ है, एक घोषणा की जाती है, ब्रिटिश के खिलाफ है, यहां घोषणा प्रोक्लेमेशन किया जाता है, ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति, ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति, ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति जो है उसका घोषणा की जाती है। लेकिन यही बात को ब्रिटिश के विरुद्ध इसलिए सिंबल किया जाता है, उस तरह से कौन सा सिंबल किया जाता है, सिंबल किया जाता है रोटी प्लस कमल फूल, पूरा किया गया। लेकिन देखिए यहाँ फूल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा फूल बहादुर शाह जफर, क्योंकि यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि पूरे इस ब्रिटिश विरोध का, इस ब्रिटिश विरोध का मुखिया है, वो किसको अपॉइंट किया गया था तारीख में, वो क्या अपॉइंट किया गया बहादुर शाह जफर को, जबकि बहादुर शाह जफर को किसके पैसों पे बना था, ब्रिटिश के पैसों पे बना था, ठीक है, नाम बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह दिल्ली को मैंने 1803 से 5 के बीच में ब्रिटिश का कब्जा था, अभी ब्रिटिश पूरे में फैले हुए थे, ब्रिटिश को पता है ऐसे बहादुर शाह सेकंड में बदलने की कोशिश कर रहा है, ये जैसे वो बताता है 11 मई को स्पाइस कर दिया, हाउस अरेस्ट 11 मई 1857 में इसको स्पाइस कर दिया था, और इस विद्रोह को नहीं करवा दिया था, माहौल नहीं शांत कर दिया।
माहौल पूरी तरीके से इंसान कर दिया था, जैसे और इस प्रकार से जो माहौल था दिल्ली वाले रीजन को दबा दिया गया। लेकिन अभी बादशाह माना नहीं है और ना हुआ माना कभी कोई गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बादशाह की सबसे का इंडिया की सबसे का ब्रिटिश के विरोध में अभी तक कोई आंदोलन किया था, जाने को रोक दिया गया, ठीक है, सबसे इसको नोट कर आगे। कोई दिक्कत नहीं सर, सही सफर तो खामखा फंस गया, सफर तो खामखा फंस गया, ठीक है, 11 तारीख में सूची बना दिया गया, ठीक है, 11 तारीख में पाउस किया, मतलब इस समय से आना जाना निकलना सब हो गया था, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद बादशाह माना ही नहीं था, तब उसको 12 तारीख में सूची बना दिया, जेल में डाल दिया, तो 14 तारीख को 12 तारीख को ठीक है, सूची में डाल दिया 12 तारीख, ठीक है, आगे बढ़ो। अब आप देख लीजिए 1857 क्रांति का प्रभाव, 1857 क्रांति का प्रभाव, 1857 क्रांति का प्रभाव देख लीजिए, क्रांति का प्रभाव आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे टेबल बना लीजिए, जिससे मैं आपको काफी सारी चीजें पूरी आउट करूं, सबसे पहले स्थान, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्थान, कहाँ पे मामला चल रहा है, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्थान, किस स्थान पे ये हमारे में चल रहा है, दूसरा आप लिखेंगे रूलर, तीसरा आप लिखेंगे कौन ब्रिटिश ने बताया, ठीक है, स्थान और रूलर कौन था और ब्रिटिश कौन था जिसने बताया, ब्रिटिश कौन था जिसने बताया, ठीक है। ये सबसे इंपोर्टेंट स्लाइड है, क्रांति के लिए सबसे इंपोर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत अच्छी है। इसके बाद जो आंदोलन की शुरुआत होती है, इसके बाद आंदोलन की शुरुआत होती है वो किसी 1857 में, और वो लखनऊ के अंदर 1857 में स्टार्ट होती है लखनऊ के अंदर, दिल्ली में पहली बार लिखो, दिल्ली में पहली बार लिखो, दिल्ली बादशाह सफर, बादशाह का समय 22 तारीख में 12 मई 1857, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के चीज स्टार्ट 12 मई को 10 से 12 लिखना है, ठीक है, 10 से 12 लिखना है। लखनऊ के अंदर आप कौन थे, वो आप कौन थे, ऐसे सारे जगह आगे बढ़ेंगे, कानपुर झांसी बरेली, कानपुर झांसी बरेली, झांसी ग्वालियर है, ग्वालियर बरेली, ठीक है, कानपुर झांसी बरेली और क्या है, ठीक है, इलाहाबाद बचा है, इलाहाबाद बनारस बचा है, बिहार बचा है, ठीक है, इलाहाबाद इलाहाबाद के साथ बनारस लिखेंगे और बनारस के साथ आप यहाँ लिखेंगे इसी लास्ट में कौन व्यक्ति आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, लखनऊ से आपको कौन देखने को मिलते हैं, लखनऊ से आपको कौन देखने को मिल जाते हैं, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, कानपुर से आपको कौन देखने को मिलते हैं, नाना साहिब, नाना साहिब, ठीक है, झांसी से आपको कौन देखने को मिलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से आपको कौन देखने को मिलता है, बरेली से, तो बरेली काफी ज्यादा फेमस है, बरेली में फेमस है, लेकिन फिर बरेली के बारे में आपको याद रखें, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, बहादुर खान आपको पता है, इलाहाबाद बनारस लियाकत अली, लियाकत अली और बिहार से आप लेंगे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ये बात लिखेंगे। ब्रिटिश कौन थे जिनके द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया, वो कौन ब्रिटिश थे जिनके द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया, देखो जॉन निकोल्सन जो था दिल्ली के अंदर इस विद्रोह को दबाया, जॉन निकोल्सन जो था जॉन निकोल्सन और विलियम हडसन, जॉन निकोल्सन विलियम हडसन, जॉन निकोल्सन प्लस विलियम हडसन, प्लस विलियम हडसन, ये दोनों व्यक्ति विलियम हडसन और जॉन निकोल्सन जिसने दिल्ली के ऊपर इसको कब्जा किया, दिल्ली के ऊपर इसको कब्जा किया। इसके बाद हेनरी लॉरेंस आपको देखने को मिलेगा, हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस आपको देखने को मिलेगा, हेनरी लॉरेंस, अब ये लॉरेंस बेसिकली लॉरेंस बेसिकली नाम है, हेनरी लॉरेंस लोगों का नाम है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कानपुर के अंदर कॉलिन कैम्पबेल, कॉलिन कैम्पबेल आपको देखने को मिलेगा, कॉलिन कैम्पबेल आपको देखने को मिलेगा, कैम्पबेल इनमें सबसे बहादुर है जनरल ह्यूब्रास, ठीक है, जो ग्वालियर झांसी के लिए आया कुछ आया था, जनरल ह्यूब्रास, जनरल ह्यूब्रास, ठीक है, और रानी झांसी दिखती ऐसी थी, उनके बारे में जो जानकारी है वो जनरल ह्यूब्रास के बुक में से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कॉलिन कैम्पबेल की जो आपको बरेली कानपुर कॉलिन कैम्पबेल है, कॉलिन कैम्पबेल है, ठीक है, कॉलिन कैम्पबेल है। इसके अलावा इलाहाबाद बनारस के अंदर एक बड़ा छोटा सा लीडर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉर्नल कॉर्नल कौंसल, कॉर्नल कौंसल, कॉर्नल कौंसल, ठीक है। और बिहार में आपको देखने को मिलता है विलियम टेलर, ये वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस विद्रोह को ब्रिटिश जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया, विद्रोह का दमन किया, विद्रोह का दमन नहीं किया, विद्रोह की शुरुआत यहाँ पे लीडर थे हमारे जिनके द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया, एक एक आगे बढ़ते हैं। नोट्स देंगे शंख, ये शंख भाई नोट्स लेगा अभी क्या पता ध्यान दो, चलो तो ये तो वो जगह है फेमस जगह है, ये तो वो जगह है फेमस जगह है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ अलग भी जगह देखने को मिलती है, कुछ इंपोर्टेंट प्लेसेस और भी हैं, इंपोर्टेंट प्लेसेस, इंपोर्टेंट आपको और भी प्लेसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट प्लेसेस है, इतनी ज्यादा आपसे पूछी नहीं गई, इसलिए मैं लिख देता हूं, यहाँ लीगल लिख देता हूं, प्लेसेस लिख देता हूं, लीगल लिख देता हूं, प्लेसेस लिख देता हूं, इतनी ज्यादा पूछी नहीं है, लेकिन आपको बहुत पूछा जाता है, जैसे देवी सिंह मथुरा, जैसे देवी सिंह मथुरा, ठीक है, चलो अहमदुल्लाह खान, अहमदुल्लाह खान फैजाबाद, अहमदुल्लाह खान फैजाबाद, ठीक है, अहमदुल्लाह खान हो गया फैजाबाद हो गया, अहमदुल्लाह खान, ठीक है, अहमदुल्लाह खान हो गया फैजाबाद हो गया। इसके अलावा करण सिंह बोलेंगे मेरे बारे में पहली बात करते हैं, रामतुलाम बोलेंगे हरियाणा में, रामतुलाम बोलेंगे रामतुलाम बोलेंगे हरियाणा में, हरियाणा में रामतुलाम, ठीक है, करण सिंह की बोलेंगे, करण सिंह कॉम्प्लेक्स में बोलेंगे, बात की हमने, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको योगदान यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा कौशल सिंह, कौशल सिंह हो जाएंगे राजस्थान में हो जाएंगे, कौशल सिंह हो जाएंगे राजस्थान मारवाड़ में हो जाएंगे, कौशल सिंह राजस्थान में हो जाएंगे, राजस्थान में हो जाएंगे। और बहुत स्पेसिफिक लिख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नया मैं आपको लिख पा रहा हूँ, मनियाम दत्त और कंदपेश्वर सिंह, मनियाम दत्त और कंदपेश्वर सिंह, मनियाम दत्त और कंदपेश्वर सिंह असम, मनियाम दत्त और कंदपेश्वर सिंह, कंदपेश्वर सिंह, मनियाम दत्त कंदपेश्वर सिंह ये असम के अंदर हो जाएंगे। मनियाम दत्त को फांसी दी थी इसमें, इसको फांसी दी मनियाम दत्त को, मनियाम दत्त का परिवार को कंदपेश्वर सिंह, मनियाम दत्त को कंदपेश्वर, मनियाम दत्त को फांसी दी थी, ठीक है। अब ये मतलब यूपी वाला है फैजाबाद, ठीक है, यूपी फैजाबाद है, हरियाणा में है, मेरा यूपी के अंदर राजस्थान, मेवाड़ के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर असम, असम है। देवी सिंह, अहमद उल्लाह खान, अहमद उल्लाह खान, ठीक है, रामतुलाम हरियाणा, करण सिंह मेरठ, कौशल सिंह राजस्थान, मनियाम दत्त कंदपेश्वर जो है असम है। ये इंपोर्टेंट प्लेसेस है जो आपकी बहुत कम पूछी नहीं है, इंपोर्टेंट प्लेसेस है जो बहुत कम पूछी नहीं है, लेकिन इंपैक्ट इनका अच्छा खासा, ये अगली क्लास में बहुत कम पूछी जाती है, मैंने लिख लिया, पूछ लिया, ठीक है। अभी आपसे पूछ लेता है ऐसी के अंदर पूछ लेता है, आपको बनानी है, आप सीधा आंसर करेंगे, बनानी है, आप सीधा आंसर करेंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के आप सब आंसर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट पेज में मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तात्या टोपी आपको देखने को मिलते हैं, तात्या टोपी, तो इनके बारे में बता दूं कि जो रानी लक्ष्मीबाई 1858 में एक बार में शहीद हो गई, लेकिन नाना साहिब नहीं, कानपुर आ जाएंगे, ये कानपुर चले जाते हैं, लेकिन कानपुर के बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि तात्या टोपी का 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि भाई तात्या टोपी 1859 में इनको फांसी सजा दी जाती है, तात्या टोपी फांसी सजा दी जाती है 18 अप्रैल दी जाती है, बात क्या हुई कि तात्या टोपी जो है वो काफी दिनों से फास्ट चल रहे थे, झांसी ग्वालियर कानपुर से वो काटे, ठीक है, और यहाँ पे लक्ष्मीबाई साथ देने के लिए, नाना साहिब साथ देने के लिए वो कह सकते हैं कि वांटेड, ये तीनों आपको ये तीनों एक ही तरीके के मतलब ये तीनों ही अच्छे थे, तात्या टोपी नाना साहिब आपस में तीनों अच्छे थे, रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत सबसे पहले होता है, नाना साहिब इसी से बचाते हैं, तात्या टोपी फांसी दी जाती है। और इसमें एक व्यक्ति ग्वालियर के रहने वाले, ग्वालियर की हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, ग्वालियर की मानसिक जो है उनको विश्वास करते हैं, उस विश्वास करते तात्या टोपी गिरफ्तार किया जाता है और ब्रिटिश के द्वारा तात्या टोपी फांसी दी जाती है। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि तात्या टोपी का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, इनका एग्जैक्ट नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग। जैसे मैंने बताया कि आपको ऑप्शन नहीं सारी चीजें बेटा ये नेपाल चले गए हैं, नाना साहिब नेपाल लिखा है, नेपाल चले गए, बाद में इससे सर्वाइव करके नेपाल चले गए, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, बिना किसी परेशानी के, ठीक है, आगे बढ़ो, बिना किसी परेशानी के, याद नहीं आता, आई एम गोइंग फॉरवर्ड विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बारे में बात करें कि सभी व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह किया गया, सभी व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, रीजंस
ऑफ फेलियर ऑफ रीजंस फॉर फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट 1857 रिवॉल्ट 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के जो फेलियर के रीजन क्या है, रीजन फॉर फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ये रीजन बताएं क्या कोई रीजन क्या बोलते हैं। देखो रीजन के बारे में सबसे पहला रीजन है, पहली बात तो ये है पूरी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूनिटी, एकता और सामाजिक सामंजस्य की कमी थी, एकता की कमी थी, संचार और यूनिटी की एकता की कमी थी। आपको देख जैसे दिल्ली का शुरू हुआ है, दिल्ली का शुरू हुआ है मई में, ठीक है, 10 से 12 मई के बीच चला था, 12 मई के बीच चला, इसके बाद लखनऊ में 4 मई चला, लखनऊ में 4 जून में 4 मई के बीच चला, ठीक है, इसके बाद झांसी में सब जून के अंदर चला, लेकिन एंड में चला, ये बंद हो गया, तब झांसी में जून में चला, लेकिन एंड में तो इनके अंदर एग्जांपल दिखा रहे हैं, इनके अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, याद रखना। दूसरा इसके फेल होने का दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था, वो वास्तविक अवधारणा नहीं पता कि लोग लड़ चुके हैं, वास्तविक अवधारणा नहीं पता लोगों को लड़ चुके हैं, दूसरा वास्तविक अवधारणा, इसका वास्तविक अवधारणा है, इसका रियल वो नहीं पता लोगों को, अवधारणा है वो नहीं पता। अच्छा आप ये बताओ कि यहाँ मल्ला पांडे ने विरोध क्यों किया, क्योंकि उनके धर्म पर बात आई थी, करम सिंह जी ने यहाँ पे बात क्यों कही, क्योंकि उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, झांसी की जो रानी थी वो क्यों लड़ रही थी, क्योंकि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया जा रहा था, यहाँ पे दिल्ली से बादशाह जफर ने युद्ध की घोषणा क्यों की, क्योंकि वो खुद स्वतंत्र होना चाह रहा था, याद रखना, ठीक है, याद रखना, इसमें अवधारणा नहीं रखी, मतलब सबका मोटिव नहीं था, सबका मोटिव अलग था, सबका जो उद्देश्य था अलग था, इसका नहीं हुआ, सबका उद्देश्य अलग था, अलग था। दूसरी याद रखना, ये जो आपको देखने को मिला है, ये जो बैटल आपको देखने को मिला है, इसमें एक याद रखना देश आजादी के लिए लड़ रहा, इसके अंदर हर कोई व्यक्ति अपने निजी फायदे के कारण लड़ रहा था, ठीक है, निजी कारणों से युद्ध हुआ, निजी कारणों से युद्ध हुआ था, निजी कारणों से युद्ध हुआ था, निजी कारणों से युद्ध हुआ, इस वजह से निजी कारणों से, ठीक है, इसके अंदर रानी झांसी अपने निजी कारण थे, उसके प्राइवेट, इसके अंदर रीजन से झांसी रानी की लड़ रही थी, लखनऊ से जो आपकी बेगम हजरत लड़ रही थी, बादशाह जफर लड़ रहा था, लेकिन कोई बात आजादी के केस में नहीं लड़ रहा था, ठीक है, याद रखना, केंद्र का कोई सेंट्रल लीडर नहीं था, अगर सेंट्रल लीडर होता तो शायद वो ब्रिटिश को एक तरीके से हटा देता, कोई भी सेंट्रल लीडर नहीं था, केंद्र का लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्र का अपने निजी फायदे के कारण लड़ रहा था, ठीक है, निजी कारणों से युद्ध हुआ, निजी कारणों से युद्ध हुआ था, निजी कारणों से युद्ध हुआ था, निजी कारणों से युद्ध हुआ, इस वजह से निजी कारणों से, ठीक है, इसके अंदर रानी झांसी अपने निजी कारण थे, उसके प्राइवेट, इसके अंदर रीजन से झांसी रानी की लड़ रही थी, जो आपकी बेगम हजरत लड़ रही थी, बादशाह जफर लड़ रहा था, लेकिन कोई बात आजादी के केस में नहीं लड़ रहा था, ठीक है, याद रखना, केंद्र का कोई सेंट्रल लीडर नहीं था, अगर सेंट्रल लीडर होता तो शायद वो ब्रिटिश को एक तरीके से हटा देता, कोई भी सेंट्रल लीडर नहीं था, केंद्र का लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्र का केंद्र का इसका रिलीजियस फैक्टर में बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स हैं जो कहते हैं कि दिस वाज सुपर यूनिटी एंड दिस रिवॉल्ट वाज नॉट फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दिस वाज फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ रिलीजन। तो वही मैं बता रहा हूं, तीन मिनट फर्क नहीं है, ठीक है, तो वॉर का था कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, ठीक है, वॉर के एक्चुअल कॉजेस थे, वॉर के एक्चुअल कॉजेस थे, वो आप देखोगे एक्चुअल कॉजेस थे वो थे रिलीजियस, ठीक है, मेनली इसकी बात करना है रिलीजियस कॉजेस की वजह से, अगर रिलीजियस कॉजेस बीच में ना आते शायद शुरू ही नहीं होता, रिलीजियस कॉजेस की वजह से, लेकिन धीरे-धीरे इसका स्वरूप बढ़ता चला गया, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं दोबारा एक बार याद रहा हूं, स्किल को याद करना, कॉलिंग कैपेबल जनरल यूब्रॉस, बहुत कुछ है, यूब्रॉस का जवाब यूब्रॉस ने आई भी है, रानी झांसी को तारीफ की यूब्रॉस ने, लेकिन यूब्रॉस ने अपनी नहीं किया, अपनी झांसी की, ये तो रीजन फॉर फेलियर ऑफ 1857 इसका अच्छा काम करके दोबारा फेल गया, ठीक है, वो फेल गया, और इसकी वजह से प्रभाव है, ये फेलियर है, लेकिन 1857 रिवॉल्ट से प्रभाव है, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या फायदा 1857 रिवॉल्ट देखने का, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, दो तरीके से आपको रिवॉल्ट के इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा प्रशासनिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट, और एक आपको देखेंगे कि भारतीयों के लिए प्रभाव, भारतीयों के लिए प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला तो देखेंगे प्रशासनिक प्रभाव क्या है, प्रशासनिक प्रभाव इसमें क्या है वो देख सकते हैं। तो प्रशासनिक प्रभाव ये पढ़ते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने पहला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक शक्तियां छीनी, से प्रशासनिक शक्तियां छीनी, प्रशासनिक शक्ति क्या, प्रशासनिक शक्ति छीनी तथा स्वयं एक सरकार स्थापित की, खुद एक सरकार स्थापित की, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, जिस आधार पर भारत में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। झांसी रानी बोलते हैं, झांसी रानी बोलते हैं, झांसी रानी की जो कहानी है बहुत पसंद करती है, वो मैं आपको सुनाऊं, ठीक है, लेकिन वही है कि वो फिर आउट ऑफ टॉपिक जाएगा और उसका समय थोड़ा सा प्रभावित होगा, मैं इसलिए नहीं चाहता, लेकिन बात ये है सुनाना चाहता हूं, वो क्या है कि वो इंस्टाग्राम वगैरह सुनाऊंगा इसमें, ठीक है, और झांसी रानी पूरी सुनाऊंगा, ठीक है, हर गुरु के मुंह में सुनानी थी, खूब लंबी झांसी वाली थी, इसके अंदर जो ग्वालियर का वंश है उसकी भी काफी ज्यादा इसमें टिप्पणी की जाती है, क्योंकि सिंधिया से उन्होंने बेसिकली रानी झांसी को धोखा दिया, जिसकी वजह से किया, ठीक है। यार 1858 में भारत शासन नहीं लेके आया, जिसकी वजह से काफी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेफ चीजें नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि मुगल बादशाह होता उसका पद खत्म कर दिया गया, मुगल बादशाह का पद खत्म कर दिया गया समाप्त, और जो अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बादशाह जफर, इसको 50,000 की पेंशन भेज दिया, बादशाह जफर जो है इसको 50,000 की पेंशन रंगून देते हैं, रंगून वापस बढ़ना म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार भी उस समय भारत के लिए आता था। अच्छा भारतीयों के इम्पैक्ट क्या पड़ा, भारतीयों राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई भारतीयों में, भावना जागृत हुई, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कि यहाँ से भारतीयों को एहसास हुआ, भारतीयों को ईस्ट मतलब भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के अधीन गुलामी का एहसास हुआ, गुलामी का आभास हुआ, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया गॉट नो दैट दे आर स्लेव अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो स्लेव है, ये भी आपको देखने को मिला इसी के बाद, ठीक है। चलो याद रखना, इसके अलावा इसके बारे में इतना ही जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, भारतीयों ने आजादी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, आजादी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, संघर्ष करना प्रारंभ किया, तो यहाँ से शुरू होता है भारतीय आजादी का संघर्ष, वो भी प्रथम भारतीय आजादी का संघर्ष यहीं से शुरू होगा। आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि ये है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिक्र होगा, इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1857 के विरोध के अंदर कुछ भारतीयों के अंदर यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलेगा, कुछ विद्रोह देखने को मिलेगा, कांग्रेस से पहले और विद्रोह के बाद थोड़े यहाँ कुछ समितियां का उसके बारे में जिक्र करूंगा, तो कल भाई सभी चैनल जो बच्चे क्लास रिकॉर्ड देखते हैं वो भी लाइव आना, ठीक है, वो भी लाइव आना, क्लास रिकॉर्ड देखते हैं, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें जिक्र करने में बहुत बेहतरीन लग रही है, ठीक है। सब ब्रिटिश ने कहा था कि भारतीय को बुक्स हैं, ये हमारी बुक है, ये बात सही है, नहीं बात थी, इवन जिस व्यक्ति ने कहा था उसका नाम लॉर्ड मैकॉले, और फरवरी 1834 की बात है, लॉर्ड मैकॉले ने एक स्टेटमेंट दिया था अपनी ही संसद के अंदर, उन्होंने कहा था कि भारत की संस्कृति की बुक के अंदर जितना एक बुक में है इतना ब्रिटेन सारी बुक नहीं है, लेकिन जब इंडिया में आया इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया, और मतलब मैं सुन बात नहीं है, इसलिए प्रूफ अवेलेबल है विकिपीडिया में, कौन से एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर खुद लॉर्ड मैकॉले के साइन लगे हैं, बहुत पुराना पेज है, उसमें कहा था ब्रिटेन संसद से कहा था भारतीयों को अगर कब्जा करना चाहते हो तो सबसे पहले संस्कृति को खत्म करो, क्योंकि संस्कृति को एक साथ बांध देती है, अगर ये खत्म कर दी तो हम भारत को शासन कर पाएंगे, और संस्कृति को खत्म करने की जरूरत है, शिक्षा को खत्म किया है, और शिक्षा की संस्कृति भाषा के ऊपर सवाल है, तो सवाल है आज ये आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है। चलिए मैं अगली क्लास में पढ़ने जा रहा हूं, और अगली क्लास में सिर्फ मैं आपको साधारण रिसर्च के लिए बहुत सारा बात होता है, सेम टाइम से लगा दिया फिर मैं आपको ठीक है, बाय बाय।